दूसरा इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब जिसमें कोई ड्रग से अपन खुद अबॉर्ट करवाते हैं, वो लीगली हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है, और इलीगल होगा तो इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमन थिंग्स है, और अगर बाई चांस स्पॉन्टेनियस होता है तो उसमें अबॉर्शन इज लेस कॉमन, इन्फेक्शन इज लेस कॉमन, बहुत कम चांस है कि सेप्टिक अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये बात, तो ये चार्ट बना लिया था आपने। तो सबसे पहले एक नंबर पे लिखेंगे थर्टेन अबॉर्शन। कौन सा? थर्टेन। और वैसे आपको थर्टेन अबॉर्शन का मीनिंग पता होगा, बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। थर्टेन अबॉर्शन का मतलब ऐसा अबॉर्शन जिसमें अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, तो कुछ हुआ ही नहीं है तो कंटिन्यू कर लो एज ए प्रेगनेंसी। इसका मतलब कुछ हुआ ही नहीं, क्यों? क्योंकि सर्विक्स क्या है अभी, क्लोज है, और सर्विक्स क्लोज है, वेरिनल ब्लीडिंग एकदम मिनिमल है, और पेन तो हो गई नहीं, फिर कोई पार्टी एक्सपेल आउट नहीं हो रहा, सर्विक्स क्लोज है तो पेन भी क्या है, मिनिमल है। तो तीनों बातें आपको पता याद हो गई। तो हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? बेड रेस्ट, पूरी प्रेगनेंसी नहीं, पहले 15-20 दिन तक, उसके बाद यूएससी करेंगे 3 से 4 वीक से, फिर वापस देखेंगे अभी कैसे है। ऐसा नहीं कि पूरी प्रेगनेंसी कंप्लीट बेड रेस्ट, ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरी बात, एंजियोलाइटिक थेरेपी, अगर एससीजी का मैं तो एससीजी, प्रोजेस्टेरोन का मैं तो प्रोजेस्टेरोन, और फिजिकल एक्टिविटी कोई भी नहीं होनी चाहिए किसी भी टाइप की। ओके डन। तो ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा बाद में क्या है सीन। अटेंड, लैंग्वेज थोड़ी टफ हो सकती है, क्या लिखा है, वेयर द प्रोसेस ऑफ मिसकैरेज हैज स्टार्टेड बट हैज नॉट प्रोग्रेस्ड टू ए स्टेट फ्रॉम व्हिच रिकवरी इज इम्पॉसिबल। एबॉर्शन की वो स्टेट कि वहां तक नहीं पहुंचा है कि जहां से रिकवरी पॉसिबल नहीं हो। तो कुल मिला के बात, इसका वर्ड का मीनिंग ये है कि रिकवरी इज पॉसिबल, कि वहां तक नहीं पहुंचा है जहां से रिकवरी पॉसिबल नहीं हो। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी वर्ड की ऐसी है, बट मीनिंग वही है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी लैंग्वेज में आएगा। ये क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शन दे रखे होंगे कि बताओ ये कौन सा एबॉर्शन है। क्या बोला समझ भाई, कि जहां से रिकवरी पॉसिबल है उसको हम थर्टेन एबॉर्शन। ठीक है, ओके लिखो। हम्म, बंद कर दो भाई। हम्म, क्या? यही तो, ये इंग्लिश मीडियम वाले भी ऐसे बोल रहे हैं। देखो इसको मैं समझा, मैंने सोचा मेरी इंग्लिश वीक है, आज पता चला जिसकी इंग्लिश सबसे स्ट्रांग है उसकी सबसे ज्यादा वीक है। इसका मतलब अब मैं स्ट्रांग, देखो मैं पर समझाता हूँ। वेयर द प्रोसेस ऑफ मिसकैरेज, जहां से एबॉर्शन मिसकैरेज की वो कंडीशन हैड स्टार्टेड, स्टार्ट हो चुका, सुनो पूरी बात सुनो, हैड स्टार्टेड, स्टार्ट हो चुका, बट हैज नॉट प्रोग्रेस, बट इतना नहीं प्रोग्रेस किया है कि जहां से रिकवरी इम्पॉसिबल हो। अब समझ में आया? मैंने पहले ही कहा कि एक बार में ये लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, तो मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ, क्यों कहा, क्योंकि मैं भी तो स्टूडेंट हूँ, कि क्या दिक्कत हो सकती है। तो मैं कोई भी लाइन पढ़ने से पहले एज ए स्टूडेंट मेंटेलिटी पढ़ता हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट को क्या दिक्कत हो सकती है, तो वही तो होता है कि यहाँ पर आपको ये दिक्कत आ सकती है। वरना मैं क्यों कहता था इसकी स्पेलिंग में याद करने में दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे को भी दिक्कत हुई थी। तो जो चीज मेरे को दिक्कत हुई थी, आप भी मेरे जैसे ही हो, आपको भी होगी। और बहुत सारे लोगों को एमनोरिया की स्पेलिंग नहीं आती, डायरिया की नहीं आती, हेमरेज की नहीं आती, लगता होगा कि आपको आती है बट नहीं आती, सच में नहीं आती। एक बार में कोई नहीं लिख पाता, आपको लगता होगा हम लिख देंगे, बट वो ऐसे कर सकते हो, MNEREA, डायरिया DIREA, ऐसा होता नहीं है। जो भी है नहीं लिख पाते, हमें लगता है कि हेमरेज इजी है लिखना, पर वो नहीं है। आगे बढ़े, लिख लिया फीचर्स जो हम देखो इसमें है, वो पहले सुन लो, पर लिखना नहीं है। इसमें क्या लिखा है हम क्या समझेंगे, ब्लीडिंग होगी स्लाइटली, हल मिनिमल ब्लीडिंग, पर वैजाइनल आपको लिखना नहीं, एक मिनट सुनना है। दूसरा, अपने आप रुक जाती है, इसका मतलब मिनिमल ब्लीडिंग है, इसको बोलते हैं वैजाइनल स्पॉटिंग। पेन मिनिमल, ब्लीडिंग पेनलेस, इसका मतलब ज्यादा पेन। पेन के बारे में क्या बोला कि जब ब्लीडिंग होती है तो ज्यादा पेन जैसा कुछ फील नहीं होता, हल्का सा पेन होता है नॉर्मली, तो इसका मतलब मिनिमल पेन, मिनिमल ब्लीडिंग्स। पेनलेस ब्लीडिंग का मतलब क्या है, पेन नहीं है, अप्रोक्सीमेट बात है। तीसरा, सर्विक्स ओपन है। सर्विक्स, जब हमने ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी किया तो हमने देखा कि फीटस एकदम सेफ है, फीटस एकदम सेफ है, और क्या है, इसमें लगभग 98% चांस है कि फीटस में हार्ट रेट वगैरह सब कुछ प्रेजेंट होगी। इसका मतलब प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। हो सकता है इसका ये कॉम्प्लिकेशन जरूर है, वो क्या है अभी हम पढ़ेंगे, एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी, एनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी हो जाता है, और इसमें सर्विक्स भी क्या रहती है, क्लोज रहती है। और चूंकि इसमें एबॉर्शन पूरा नहीं होता क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ज्यादा है, अच्छा है, गुड है, प्रोजेस्टेरोन 25 से ज्यादा होता है, तो एबॉर्शन नहीं होता। वायबल प्रेगनेंसी का मतलब प्रेगनेंसी कंटिन्यू की जा सकती है, तो इसमें प्रोजेस्टेरोन भी लगभग पूरा होता है, सर्विक्स भी क्लोज होता है। तो मैं जैसे बताऊं वैसे लिखना है। कैसे बताऊं, ऐसे। आया समझ में, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। इन बातें समझ में आई आपके? फीचर्स यूट्रस में, इन यूटेरा का मतलब यूट्रस में क्या है, सेफ है। अगर कोई पूछ ले कितना परसेंटेज चांस है, ऑलमोस्ट, मोस्ट लाइकली सेफ ही है। सेफ का मतलब फीटल अल्ट्रासाउंड आ रही है, नहीं लिखना, वो बातें नहीं लिखनी जो उसमें लिखी हुई है। लिखा, लिखा।
हेल्दी फीटस का मतलब सेफ फीटस, 98% चांस है प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी। अब ब्लाइटेड ओवम हो जाता है। अब प्रोजेस्टेरॉन कितना रहता है, इसे लिख सकते हो, प्रोजेस्टेरॉन मोर देन, ये बात लिख सकते हो, सीरम प्रोजेस्टेरॉन कितना रहता है, सीधी ये बात लिखो आप, ये बात मैं बताऊंगा। सीरम प्रोजेस्टेरॉन मोर देन 25 नैनोग्राम पर एमएल, इसका मतलब वायबल प्रेगनेंसी, वायबल का मतलब जिसको कंटिन्यू किया जा सकता है। लास्ट वाली लाइन लिख दो आप। कार्डियक मोशन का मतलब है हार्ट एक्टिविटी। आप सोचोगे ये कार्डियक मोशन क्या है, हार्ट की एक्टिविटी, मतलब फीटस सेफ है। कई बार एबॉर्शन के अंदर एक टर्म आती है, उसको बोलते हैं ब्लाइटेड ओवम। क्या नाम होता है ब्लाइटेड ओवम का? दूसरा नाम है अनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी। क्या नाम है? अन कोई भी अबॉर्शन में देखने को मिल सकता है, ऐसे अबॉर्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बट सबसे ज्यादा 13 में देखने को मिलता है। क्या होता है, एक बार पढ़ लेते हैं वैसे तो। एसईसी की लेवल भी ठीक रहता है, मोर देन 20 नैनोग्राम पर एमएल, इसका मतलब सेफ है, इसलिए प्रेगनेंसी कंटिन्यू रह पाती है। एसईसी भी ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन भी ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन एसईसी दोनों ठीक है, तो इसलिए ज्यादा ऐसा कुछ होता नहीं है जिससे कि अबॉर्शन हो जाए। ये दोनों बातें आप याद रख सकते हैं, रखना चाहे तो बस। हमने तो इतना याद रखा कि दोनों सेफ रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं। ब्लाइटेड ओ, ये हो गया दो बातें। दो बातें लिखनी थी आपको, सीरम प्रोजेस्टेरॉन और बीटा एससीजी। और एससीजी की कौन सी यूनिट लेते हैं, बीटा यूनिट लेते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं ना, अल्फा और बीटा दो होता है एससीजी। दो बातें लिख ली। अब ब्लाइटेड ओम क्या होता है, इसका दूसरा नाम है अनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी। इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन याद रखनी है आपको। दो बातें लिखनी है, ये किसने बोला लिखने का, पहले लिखना है, ये बातें किसने बोला लिखने की। जब कहना नहीं मानोगे फिर बोलोगे लिखना है, अपनी मर्जी से चलोगे, तो ये दो बातें लिखने में आपको 15 मिनट लगते हैं क्या? मैंने बोला बाकी चीजें मैं लिखवा चुका हूँ, ये चीज मैं बाद में समझाऊंगा, लिखनी नहीं है, तो दो ही बातें लिखनी है, इसमें इतना टाइम लगता है क्या? प्रोजेस्टेरॉन कितना, मोर देन 20 नैनोग्राम पर एमएल, इट इज वायबल प्रेगनेंसी। एससीजी इज मोर देन 20 नैनोग्राम पर एमएल, इट इज वायबल प्रेगनेंसी। ये तो 20 सेकंड का काम था, क्या लिखना है? बाकी चीजें किसने बोला लिखने का, हमने तो बोला ही नहीं। अपने मर्जी से पेज भरना करो भाई। फीटस सेफ इनसाइड यूट्रस का मतलब क्या, वही तो था, 4 लाइन लिखनी जरूरी नहीं है, अपने हिसाब से क्यों चला रहे। ब्लाइटेड ओम, ब्लाइटेड ओम एबॉर्शन के अंदर दिखता है मोस्टली 14 में। इसका दूसरा नाम है अनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी। क्या नाम है? अनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी। इसकी डेफिनेशन आती है, क्या लिखा हुआ आ सकता है, या तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज अनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी, या आंसर लिखा हुआ आ सकता है इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग अटैच इटसेल्फ टू द यूटेराइन वॉल। फर्टिलाइज एग है वो खुद यूट्रस के एंडोमेट्रियम में चिपक जाता है, एम्ब्रियो नहीं बन पाता। अनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी, ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें कई बार एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उसको हम लोग ब्लाइटेड ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अगर बाई चांस एम्ब्रियो डेवलप नहीं होगा तो अबॉर्शन होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो ब्लाइटेड ओवम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, अनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइज एग यूटेराइन वॉल मतलब रेसिडुआ के चिपक जाता है, उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होता। मैं आपके नोट्स इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद टफ लिख के फिर बोलोगे सर ये लाइन याद नहीं हुई। अरे मैं सबको बोल रहा हूँ, दो लाइन में ऐसा क्या लिख दिया देखो फंस गई है। अरे दो लाइन में ऐसा क्या हो गया, यहाँ से वहां तक पहुंचने में टाइम ले रहा है क्या? अच्छा फिर ठीक है, ओके भाई, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। है, कोई बात नहीं, पर्सनली मत लिया करो, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोफेशनली, इज नॉट पर्सनली। बस कोई भी चीज पर्सनल नहीं लेनी, मैं सबको एक साथ बोलता हूँ, ऐसा नहीं सोचना आपको। अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट, देखो इसका तो मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, तो मैनेजमेंट ऑफ थर्टी एंड पर्सन, मुझे पता है लिखा नहीं है, मैं मानता हूँ, लिख लो। हो गया मैम, ओके। अब नेक्स्ट, द ट्रीटमेंट ऑफ थर्टी या मैनेजमेंट ऑफ थर्टी एंड पर्सन। रेस्ट, 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 पहला क्या है, रेस्ट। चाहे वीटर सेफ है फिर भी रेस्ट, क्योंकि हो सकता है पॉसिबल अबॉर्शन हो सकता है, पहले सेफ, बढ़िया बहाना। दूसरा लाइजोपम, एंजियोलाइटिक, कुल मिला के क्या नाम लिखना है आपको, एंजियोलाइटिक ड्रग। एंजियोलाइटिक किसको बोलते हैं, साइकेट्रिक में पढ़ा, ऐसी कोई भी ड्रग जो एंजाइटी को रिड्यूस करे उसको क्या बोलते हैं, एंजियोलाइटिक। एंजियोलाइटिक का दूसरा नाम क्या है, याद नहीं है। एंजियोलाइटिक को हिप्नोटिक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंजियोलाइटिक को माइनर ट्रैंकुलाइजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर ट्रैंकुलाइजर किसको बोलते हैं, एंटीसाइकोटिक। एंटी माइनर ट्रैंकुलाइजर किसको बोलते हैं, एंजियोलाइटिक को। एंजियोलाइटिक की दो कैटेगरी होती है, एक होती है बेंजोडाइजेपिन, एक होती है नॉन बेंजोडाइजेपिन, होती है दो अलग अलग, होती है ना। अरे आया ना, आप कुछ कॉपरेट करो तो कोई बढ़िया क्वेश्चन बताता हूँ, नहीं तो फिर क्या होता है। एंजियोलाइटिक के अंदर एक ड्रग आती है जिसका नाम है क्लोरडाइजेपॉक्साइड, नाम सुना किसी ने, क्लोरलिब्रियम जिसका फेमस नाम है, लिब्रियम नाम से ज्यादा फेमस है, और फॉर्मूले का नाम है उसका क्लोरडाइजेपॉक्साइड। ये अल्कोहल विड्रॉल की ड्रग ऑफ चॉइस है, अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन की नहीं, एंटी क्रेविंग नहीं, अल्कोहल विड्रॉल की। एंटी क्रेविंग अलग है, छुड़वाने की अलग है, मन नहीं करेगा अल्कोहल लेने का उसकी अलग है, छोड़ने के 48 घंटे बाद जो हमारे ट्रेमर वेमर आते हैं जो अच्छा नहीं लगता है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है ये क्लोरडाइजेपॉक्साइड। विड्रॉल सिम्टम की ड्रग ऑफ चॉइस है ये। अल्कोहल एंटी क्रेविंग में दो ड्रग आती है, एकाम्प्रोस्टेट नारट्रेक्सोन, एकाम्प्रोस्टेट और नारट्रेक्सोन, और डिटॉक्सिफिकेशन छोड़ने के लिए जो डाइसल्फिराम,
ये अलग अलग है। छुड़वाने के लिए डाइसल्फ्यूराम, एंटी क्लेविंग में नाइट्रोक्सोन कॉम्पोस्टेट, और विड्रॉल सिम्टम को ट्रीट करने के लिए क्लोरोडाइजेपोक्साइड है ना। तो क्लोरोडाइजेपोक्साइड भी एंजियोलाइटिक ड्रग है। डाइजेपाम, एल्प्राजोलम, ट्राई का नाम सुना है, गांव में खूब मिलती है ट्राई का, एल्प्राजोलम ट्राई का नाम से। मिडाजोलम नाम सुना, वेरी शॉर्ट एक्टिंग एंटी सीजर ड्रग है ये। अच्छा, बेंजोडाइजेपिन कौन से सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस है? सही। स्टेटस एपिलेप्टिकस की ड्रग ऑफ चॉइस हमेशा बेंजोडाइजेपिन होती है। किसकी? स्टेटस एपिलेप्टिकस। किसकी? स्टेटस एपिलेप्टिकस। व्हाट इज स्टेटस एपिलेप्टिकस? स्टेटस एपिलेप्टिकस का मतलब क्या है? सीजर, एपिलेप्सी, द टेंडेंसी टू हैव सीजर इज कॉल्ड एपिलेप्सी। बार-बार किसी को सीजर आता है उसको क्या बोलते हैं? एपिलेप्सी। एक बार आया उसको सीजर, बार-बार आ रहा है तो उसका नाम बदल के एपिलेप्सी कर देते हैं। स्टेटस का मतलब और भी रिपीटेड हो रहा है। कैसे? आप किसको बोलोगे स्टेटस एपिलेप्टिकस? किसको बोलोगे? सबसे पहले जब सीजर आता है तो कौन सा हेलुसिनेशन होता है? सीजर आने से पहले कौन सा हेलुसिनेशन होता है? जस्ट बिफोर सीजर मरीज को एबनॉर्मल सेंस ऑफ स्मेल होता है। एबनॉर्मल सेंस ऑफ स्मेल, उसको कुछ ना कुछ चीज की स्मेल आती है, उसको बोलते हैं स्मेल। मतलब नाक, नाक मतलब ऑल्फैक्टरी। झूठा है। हेलुसिनेशन का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है फिर भी आ रही है, झूठा है प्योर। हेलुसिनेशन का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है फिर भी कुछ हो रहा है, दैट इज हेलुसिनेशन। ये परसेप्शन का डिसऑर्डर है जिसमें कुछ भी नहीं है और हमें फील हो रहा है। तो सेंस ऑर्गन के द्वारा गलत परसीव करना क्या कहलाता है? कुछ है ही नहीं, वो हेलुसिनेशन कहलाता है ना। तो उसमें क्या होता है? ऑल्फैक्टरी, नाक गलत परसीव कर रहा। सीधे आने से पहले मरीज को कुछ ना कुछ एबनॉर्मल सेंस ऑफ स्मेल होता है। तो सीधे से पहले कौन सा हेलुसिनेशन? ऑल्फैक्टरी। कौन सा? ऑल्फैक्टरी। तो इसमें क्या होता है? स्टेटस एपिलेप्टिकस की दो डेफिनेशन फेमस है। एक तो कि मरीज को पहली बार जब भी सीजर आता है तो हमेशा प्री मॉनिटरिंग स्टेज होगी, इसके अंदर होता है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। फिर टॉनिक स्टेज आती है। कौन सी स्टेज? टॉनिक का मतलब मसल्स रिजिड हो जाती है, टंग बाहर आ जाती है। फिर आती है क्लोनिक स्टेज, इसके अंदर अल्टर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन इसमें टंग बाइट होती है। कौन सी स्टेज में टंग बाइट होती है? क्लोनिक। फिर मरीज कुछ टाइम के लिए अनकॉन्शियस रहता है, कुछ टाइम के लिए पोस्ट इक्टरल फेज बोलते हैं उसको, जिसमें क्या होता है? ये पोस्ट इक्टरल फेज होगी। तो ये चार स्टेज होती है सीजर की मोस्टली। स्टेटस एपिलेप्टिकस की दो डेफिनेशन में एक ही है कि मरीज को सीजर आया, स्टेटस एपिलेप्टिकस में ये स्टेज नहीं होगी। एक बात होगी पहली बार, सेकंड टाइम सीधा कहां से स्टार्ट होगा? टॉनिक से। पहली बार पीटीसी पोस्ट इक्टरल, सेकंड टाइम जब स्टार्ट होगा तो टॉनिक से स्टार्ट होगा, हर बार ऑल्फैक्टरी सेंसेशन नहीं होगा। और दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि दो या दो से ज्यादा ड्रग से भी सीजर कंट्रोल नहीं होता तो उसका हम नाम बदल के कर देते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। दो से ज्यादा एंटी कन्वर्जेंट ड्रग चल रही है फिर भी सीजर कंट्रोल नहीं होता तो हम उसका नाम बदल के क्या कर देते हैं? स्टेटस एपिलेप्टिकस। बार बार आ रहा है और मरीज को सारी ड्रग देख लिया, कंट्रोल नहीं हो रहा, वो भी क्या है? स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो डाइजेपाम भी एक टाइप की क्या है? अब बेंजोडाइजेपिन ड्रग होती है, वो मसल्स को रिलैक्स करती है तो हमारे ब्रेन को भी थोड़ा रिलैक्स करती है। ये कौन से न्यूरोट्रांसमीटर पे काम करती है? एंजियोलाइटिक। तुम्हें याद ही नहीं कुछ भी? अब बहुत जने बोल रहे हैं गाबा। अरे बेंजोडाइजेपिन ड्रग होती है, एंजियोलाइटिक ड्रग होती है, वो गाबा पे काम करती है। व्हाट इज गाबा? गामा इम्यूनोब्यूटेरिक एसिड। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर पे काम करती है? गाबा पे काम करती है। और जब भी हम एंजियोलाइटिक ड्रग देते हैं मरीज को नींद आती है। जब भी हम एंजियोलाइटिक ड्रग देंगे पेशेंट को नींद आएगी, ये तय है। एक आधी ड्रग आपको आते जो नॉन सेडेटिव होती है, नींद आएगी क्योंकि ये गाबा के ऊपर एक्ट करती है, न्यूरल एक्टिविटी सप्रेस होगी, मरीज सो जाएगा। क्योंकि सीजन में क्या होता है? हमारा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है तो हम पेशेंट को क्या देते हैं? ऐसी ड्रग देते हैं जिससे मरीज रिलैक्स हो जाए तो मरीज सो जाता है। समझ आई बात? गाबा पे काम करती है। जैसे क्वेश्चन आता है कि एंटीसाइकोटिक किस पे काम करती है? डोपामिन पे, डी2 को ब्लॉक करती है। क्वेश्चन आता है लिथियम किस पे काम करती है? सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन पे। किसको काम करती है? एंटी डिप्रेशन पे किस पे काम करती है? सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन को बढ़ाती है। भाई ये तो सेटालिन है, एमओआई है, ये तो एमिट्रिप्टिलिन है, ये क्या करती है? आपके मूड को एलिवेट करती है, मूड को बढ़ाती है। और लिथियम मूड को स्टेबलाइज करने का मतलब क्या होता है? कम करती है। तो यहाँ पर भी डाइजेपाम आपके गाबा के लेवल को मेंटेन करेगी, न्यूरल एक्टिविटी कम हो जाएगी, पेशेंट सो जाएगा। इसमें मरीज को रिलैक्स किया जाता है थोड़ा। एंजियोलाइटिक थेरेपी, एंजियोलाइटिक ड्रग जब भी देते हैं तो बेड साइड कौन सा इंजेक्शन रखना चाहिए? अरे एंटीडोट क्या है? बेंजोडाइजेपिन का एंटीडोट होता है फ्लूमेजेनिल। क्या नाम है? कभी भी फ्लूमेजेनिल। एंटीडोट तो याद होनी चाहिए, 10-15 ही तो होते हैं, 15-17। फ्लूमेजेनिल। तो एंजियोलाइटिक होता है, इसका एंटीडोट क्या होता है? फ्लूमेजेनिल। तो ये भी थोड़ा याद रख सकते हैं आप लोग चाहे तो। और क्या है? प्रोजेस्टेरॉन देखना है, अगर कम हो तो देना है। एससीजी देखना है, अगर कम हो तो देना, नहीं तो कुछ नहीं करना। तो पहला रेस्ट, एंजियोलाइटिक, प्रोजेस्टेरॉन, एससीजी का लेवल चेक करते रहो। ये तीन दो बातें बस गई, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं और यूएसजी रिपीट करना है। कोई सेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड फर्स्ट 4 वीक, उसके बाद वापस यूएसजी करेंगे, उसके बाद देखेंगे कंडीशन क्या। जब हम कंपटीशन की स्टडी करते हैं ना तो ये हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे इधर उधर नहीं देखेंगे। एक्चुअली कंपटीशन का मतलब होता है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उससे रिलेटेड कोई भी चीज आएगी तो उसको वहां पर लपेटेंगे। कंपटीशन का रियल मीनिंग ये होता है, जब आप पढ़ाई करने बैठे तो आपके पास में रफ कॉपी होना चाहिए, जिससे रिलेटेड वर्ड आए वहां लिख दो, चाहे आता है आपको ऐसे तीर करके लिख दो, चाहे आपको खुद को बाद में समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके माइंड में फिट हो जाएगा। तो कोशिश करो रफ कॉपी पेज खराब करने की, जितने ज्यादा तुम पेज खराब करोगे उतनी तुम्हारे सिलेक्शन ज्यादा होंगे। हमेशा रफ कॉपी लिख के बीच में कोई वर्ड आ गया उसको साइड में जहां जगह मिला करके पूरा पढ़ दो। इससे रिलेटेड क्या क्या एग्जाम में आ सकता है, कुछ भी आए उससे रिलेटेड, जरूरी नहीं ओबीसी का है, पीडिया का है, फंडा का, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक जगह लिखने की कोशिश करो, जितना आप एक जगह लिखोगे किसी चीज को कोरिलेट करोगे सब्जेक्ट को, उतना ही आपको इजी हो जाएगा सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग होता ही नहीं है। ये हम एकेडमिक में होता है कि अगर एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एनाटॉमी लिखेंगे, टिश्यू पढ़ रहे हैं तो ओनली टिश्यू, उसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर जो भी पढ़ रहे हो कुछ भी वर्ड आ गया उसको उससे रिलेटेड चीजें वहां साइड में लिखना है, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ही बेनिफिट है। बस ये हो गया, हो गया ना। दो बातें और लिखना चाहो तो लिमिटेड एक्टिविटी फॉर एटलीस्ट 2 वीक, सी शुड बी फॉलोड अप विद रिपीट सोनोग्राफी 3 to 4 वीक के टाइम। ये 5 बातें हो गई, अटेंड अबॉर्शन फिनिश।
डन। जिस दिन तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाए ना, तो किसी भी टॉपिक को, जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाए, जब मैं कभी रिवीजन करता हूँ ना किसी भी सब्जेक्ट का, तो मैं इस टाइप से पढ़ाई नहीं करता, कोई भी नहीं करता मैं। जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए ना, तो आपको पढ़ाई करने का नजरिया बदल जाता है आपका। यहाँ लिखना होता है एबॉर्शन। एग्जाम्पल बताओ, एक छोटा सा बात। एबॉर्शन ऐसे किया बंद, यहाँ डेफिनेशंस, यहाँ कॉज। कोशिश करना है कि आपको एक पेज में सब फिनिश करने की हैबिट डालनी है। आपको अपने आप पता चल जाएगा इंपॉर्टेंट क्या है, अपने आप ही। यहाँ क्लासिफिकेशन या टाइप, यहाँ मैनेजमेंट, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है। अब डेफिनेशन लिख दी, फिर कॉज। कॉज ज्यादा है, सबका बॉक्स बना दो, 4-5 कॉज लिख दिए, एक इन्फेक्शन लिख दिया, एक एम्ब्रियोनिक लिख दिया, एक सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, शॉर्ट में अपने जो आपको याद रहे। फिर यहाँ टाइप, टाइप का मतलब क्लासिफिकेशन, एक स्पॉन्टेनियस, एक इंड्यूस स्पॉन्टेनियस में 13 लिख दिया, शॉर्ट में ये 6 हो गया पूरे, इतने में 6 आ जाएंगे। फिर इसको 6 को ऐसे कर लो, इसमें 3 साइन क्या है, इसमें 3 साइन क्या है, इसमें 3 क्या है, मैनेजमेंट। क्या क्या मैनेजमेंट है, पहले 64 दिन तक क्या मैनेजमेंट है, 12 वीक तक क्या है, 13 से ऊपर क्या है, 22 तक क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, एवरेज। तो हो गया एबॉर्शन फिनिश इतने में। जब आप मल्टीपल प्रेगनेंसी पढ़ो तो भी ऐसे ही पढ़ना, कोई भी टॉपिक पढ़ो। जब आप 5 पेज में कोई चीज पढ़ते हो, जो 5 पेज वाली चीज जिस दिन आपको 1 पेज में लिखनी आ जाए। अब एकेडमी में जब हम पढ़ते हैं तो 1 पेज को हमें सीखना पड़ता है कि 5 पेज में कैसे लिखना है, क्योंकि वो सामने वाला होता है, वो पेज नंबर काउंट करता है कितने ज्यादा पेज भरे। कंपटीशन में जिस दिन आपको 500 पेज की बुक को 50 पेज में लिखना आ गया, शॉर्ट में उस दिन आपका सिलेक्शन आंखें बंद करके हो जाएगा। किसी भी कितनी सीटों कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने पेज की बुक है उतनी पेज में तुम वापस पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुमने तैयारी नहीं की है। तो आपको शॉर्ट खुद करना आना चाहिए। कई बार इतने में कंपटीशन की एक कॉपी में पूरा नर्सिंग का कंपटीशन फिट हो जाता है। अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको ऐसे लिखने की कोशिश करनी है। कोई भी डिसऑर्डर, जैसे आप पढ़ोगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी पढ़ोगे, वैसे तुम्हें पढ़ोगे 2 पेज में, 3 पेज में, लेकिन आपको 8 लाइन में पूरी करनी आनी चाहिए कि एग्जैक्ट कॉज ये, एग्जैक्ट मैनेजमेंट ये, एग्जैक्ट कॉम्प्लिकेशन ये, एग्जैक्ट चीज ये, फिनिश, खत्म हो गया। तो ये सारी चीजें कब आएगी, पहली बार नहीं आएगी भाई। आपको कहीं पर अगर जाना है तो आपको पहले एक बार अच्छे से उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। तो एक बार आपका सिलेबस पूरा हो जाता है, उसके बाद आपको ये टेक्निक यूज करनी है। लेकिन एक बार भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ, ये टेक्निक यूज करी, तो आपको पता ही नहीं है जंप कहाँ है, और तुम फास्ट गाड़ी दौड़ा रहे हो और पता नहीं कब कुछ हो जाए। तो पहले से पता होना चाहिए कि कहां पर आजकल जहां जंप होते हैं, जंप का निशान भी नहीं होता। ऐसी बहुत कंडीशन होती है, फिर से आंखें बंद कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, फिर आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है। तो सिलेबस पूरा होने के बाद में, एक बार एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के बाद में तुम्हें अपने आप पता चलेगा। एक बार थ्योरी पढ़ा, 4 बुक में से एमसीक्यू निकाल लिए, 2 लोकल 2 स्टैंडर्ड, फिर तुम वापस थ्योरी पढ़ के देखना, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। इसमें से ये क्वेश्चन बना, इसमें से ये क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन था साउंडर्स में, इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन था, आप अपने आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो बॉक्स बना के पढ़ने की कोशिश करनी, एरो बना के पढ़ने की कोशिश, एक गोल घेरे में खत्म करने की कोशिश करनी, ज्यादा पेज भरना कोई जरूरी। दूसरा है कंप्लीट एबॉर्शन। दूसरा कौन सा है, कंप्लीट का मतलब क्या है, हो गया सब कुछ। तो पेन मिनिमल या सबसाइड, मिनिमल की जगह सबसाइड लिख सकते हो, मिनिमल की जगह आप सेम ही है, नहीं है या सबसाइड हो गया। पेन, वेजिनल ब्लीडिंग्स, सर्विक्स क्लोज, बस एक चीज है, यूट्रस एम्प्टी। तो ट्रीट एज ए पोस्टमार्टम फीमेल, जैसे पोस्टमार्टम में ट्रीट करते हैं वैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि कंप्लीट हो गया। बस ट्रीट करने से पहले आपको यह श्योर करना है कि फीमेल को कंप्लीट अबॉर्शन हुआ है। ट्रांसवेजनल सोनोग्राफी करके पता करना है कि सच में कंप्लीट अबॉर्शन हुआ, वैसे पेन नहीं होता और सर्विक्स क्लोज हो जाए, और अगर यूएससी में कुछ नहीं नजर आए नॉर्मली, तो इसका मतलब कंप्लीट हो गया। लेकिन फिर भी आपको एक बार सोनोग्राफी से फाइंड आउट करना ही करना है। जब तक कभी भी इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है, पेन नहीं रुकता। पेन तभी सबसाइड होगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा। बिना कंप्लीट हुए अबॉर्शन के पेन कम हो सकता है, कम ज्यादा, सबसाइड पूरा नहीं होगा, कुछ घंटे के लिए कम हो सकता है, लेकिन सब जीरो नहीं होगा। वैसे ब्लीडिंग जीरो और पेन जीरो और सर्विस क्लोज तभी होगी तब कंप्लीट अबॉर्शन हो जाएगा, उससे पहले नहीं होता। तो इसमें क्या पढ़ोगे भाई, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर एक्सपेल्ड इन, क्या ये मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा, ये वर्ड है, पता नहीं ऐसा वर्ड है, इसका मतलब होता है पूरा का पूरा, ऑलमोस्ट। ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं आपको पता है, फिर भी देख लेते हैं। पेन क्या हो गया, सबसाइड, शॉर्ट में लिखना, पेन सबसाइड, वेजिनल ब्लीडिंग सबसाइड, मतलब हल्की सी, ट्रेस या का मतलब बहुत कम, अब ना के बराबर। इंटरनल एग्जामिनेशन मतलब सर्विस का एग्जामिनेशन किया तो सर्विस कैसी पाई गई, क्लोज, सर्विस कैसी होगी, क्लोज। यूट्रस इज स्मॉलर देन द पीरियड ऑफ एमेनोरिया, इसका क्या मतलब है, किसी एज की, जैसे 10 वीक की प्रेग्नेंट थी फीमेल, सेम 10 वीक की प्रेग्नेंट दूसरी फीमेल से कंपैरिजन किया तो इसका सिंपाइजियल फंडल हाइट कम है एज कंपेयर टू द नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन, क्योंकि अंदर कुछ है नहीं तो कम ही होगा। समझ भाई, कि यूट्रस इज स्मॉलर देन द पीरियड ऑफ एमेनोरिया, जितना होना चाहिए उससे सिंपाइजियल फंडल हाइट कम है, क्योंकि अंदर नहीं। समझ में तो आ रहा है ना, सिंपल है। कुछ लोग चुप है, समझने के नाम पे चुप है, वो बोले सर तुम पीछे बार बार क्या बातें कर रहे हो, कौन है, इतनी जरूरी क्या बात है जो कंटिन्यू चली आ रही है।
आगे बढ़े, लिख लिया होगा ना? ओके डन। इसका मैनेजमेंट कुछ नहीं है, ट्रीट एज ए पोस्टमार्टम फीमेल, कुछ लिखवा ही नहीं रहा मैं, बस एश्योर हो गया तो उसको पोस्टमार्टम ट्रीट करना बस नॉर्मली, बस कुछ है नहीं, पेरिनियल हाइजीन वो भी जो बेसिक पोस्टमार्टम एक्सरसाइज उसके बारे में बताना, कीगल एक्सरसाइज, पोस्टमार्टम केयर, कुछ भी मैनेजमेंट नहीं है। अब आता है इनएविटेबल एबॉर्शंस। इनएविटेबल और इनकम्प्लीट में तीन साइन सेम है, एक साइन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब एक ऐड है, इनकम्प्लीट में एक चीज ऐड है, कौन सी बात ऐड है? सम पार्ट वाली, बस। तो इसका मतलब जस्ट इसका अपोजिट कर दो, जो हमने कंप्लीट में और 13 में क्या पढ़ा था, पेन नहीं, उसमें पेन यस, सर्विक्स क्लोज, सर्विक्स ओपन, वेजिनल ब्लीडिंग नहीं, यस, तीनों चीजें यस हो जाएगी, वो इनएविटेबल है, मतलब श्योर एबॉर्शन है। तो क्या है, चेंजेस हैव प्रोग्रेस टू स्टेट फ्रॉम वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इंपॉसिबल। उसमें भी वर्ड इंपॉसिबल था, इसमें भी वर्ड इंपॉसिबल है, नहीं उसमें बीच में कुछ और था, इसमें बीच में कुछ और नहीं है। चेंजेस हैव प्रोग्रेस टू स्टेट फ्रॉम वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इंपॉसिबल, ऐसे स्टेज पे चला गया अबॉर्शन जहां से प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है। उसमें तक ऐसे स्टेज पे नहीं गया है जहां से प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं हो, तो मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा नोट का, ओके तो नोट करो। आगे बढ़े, लिख लेना डेफिनेशन, सिंपल है, जहां समझ में नहीं आया ना आप 4 बार पूछ लेना, मैं बताऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे मत करना क्या छोड़ो, अपने को नहीं आएगा समझ। डन। अरे बेवकूफ ऐसे क्या कर रहे हो, तो बोला करो ना, आप नहीं बोलते ऐसे, मुझे लग रहा है मैं जबरदस्ती पढ़ा रहा हूँ, सामने वाला कुछ बोल रहा है और सामने वाला अगर उधर से रिस्पॉन्स आता है इसके दो मतलब होते हैं, इसके दो मतलब होते हैं कि वो बात आपसे कर रहा है लगा कहीं और है, या आपकी तरफ ध्यान नहीं है, या मजबूरी में बात करनी पड़ रही है, तो मैं बोल रहा हूँ समझ में आया क्या, या तो आवाज नहीं आएगी, या 3 बार बाद में आवाज आएगी, हाँ फिर क्या है, अच्छा ठीक है, बस नेक्स्ट। इनकम्प्लीट एबॉर्शन, अरे इसके बारे में मैंने कुछ लिखवा ही नहीं है ना, इसके साइन सिम्टम लिखवा देते, लिखो। pelvic pain presents, cervix, cervical os open, pelvic pain present, vaginal bleeding present। अब कौन सा एबॉर्शन है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, ओके सेम ही है, सिर्फ डेफिनेशन में डिफरेंस, बाकी सब सेम है। आगे बढ़े, हाँ या ना? ये लाइन साथ में लिखी हो जाएगी, मतलब समझ में आ रहा है? क्या हुआ, तुम क्यों हंस रहे हो फालतू, कुछ बात जरूरी है क्या? कल टेस्ट है आपका, अल्टरनेट होता है ना, कल नहीं है ना, मतलब अल्टरनेट संडे होता है ना, तो पिछला संडे हो गया, अब नेक्स्ट संडे। एक बार मैंने भी सोचा मैं भी एक बार पेपर बनाऊं और एक दिन टेस्ट लूं, मन में आया मेरे एक बार, लेकिन फिर मैंने ऐसे सुना कि जिस दिन पेपर सॉल्यूशन करवाते हैं उसमें स्टूडेंट इतने बचते हैं, फिर मैं मेरा क्यों गला खराब करूं, मैं मेहनत करके पेपर बनाऊं, 100 क्वेश्चन अच्छे से सोच समझ के लेके आओ, कैसे इसको एक्सप्रेस सब कुछ, फिर पता चला यार रहते ही नहीं है, तो फिर क्यों टाइम खराब, ऐसा मेरा सस्ता नहीं है सब कुछ कि मैं ऐसे जो रहे ही नहीं, भाई मैं क्यों ज्ञान दूं फिर, जब आप लोगों को रोकना ही नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि लोग हमारा इंतजार करें, जब तुम लोग रहोगे ही नहीं तो हम क्यों ऐसा करें, पक्का रहोगे? ठीक है देखता हूँ, भाई तुम रुको पूरे के पूरे, तो मेरा मेहनत की हुई मेरे को भी प्राउड फील हो गया, हाँ ठीक है अब रहे कम, पेपर जब होता है तब तक कहते हो बात पे तो आते ही नहीं हो, क्या आंसर मिल गया हमें क्या करना, आंसर से क्या लेना देना, एक्सप्लेनेशन भी तो इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर एक मैंने 2-4 बार बनाए, उसके बाद मैंने कहा नहीं, फिर मतलब ही नहीं, क्या फायदा, अपन इतना मेहनत करके सब कुछ सोच समझ के ऑप्शन सोच के डालते हैं कि 100 क्वेश्चन में कैसे ऐसी चीजें बताएं कि ऑलमोस्ट कवर हो, फिर पता चले मेरे को ये चीज सहन नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, जो बंदा सुनना नहीं चाहता मैं उसके आगे बात बताना ही पसंद नहीं करता, सामने आके वो कुछ भी कर ले, फिर हाँ कोई भी हो इसको, जय राम जी की, भाई इतना भी इसमें वो अपने वर्ड हल्के नहीं है कि किसी को जबरदस्ती सुनाने पड़े, ऐसा नहीं है, मैं आपको 4 दिन पहले बता दूंगा, ये नेक्स्ट संडे को पेपर होगा ना, अगर होगा तो बुधवार तक आपको बता देंगे, गुरुवार तक है ना, देखते हैं, बुधवार मतलब समझते हो, वेनेसडे, ठीक है, या थर्सडे, मैक्सिमम थर्सडे तक, नहीं तो वेनेसडे तक आपको बता दें। अरे हाँ, अब बाकी तो रहेगी, दुनिया है चलती रहेगी, कि सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में, तो तमन्ना किसकी करोगे,
कुछ अधूरी ख्वाहिश है तो जिंदगी जीने का आनंद देती है, समझे बात? हाँ सच है। क्लिनिकल फीचर्स इनकम्प्लीट अबॉर्शन के कौन कौन से? कुछ पार्ट है कुछ पार्ट नहीं है। पेन प्रेजेंट, सर्विक्स ओपन, वेजिनल ब्लीडिंग प्रेजेंट। देखो हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्शन ऑफ फ्लैसी मास पर वेजिनम फॉलोड बाय कुछ कुछ, मतलब कुछ फ्लैसी का मतलब है फीटस का कुछ पार्ट आ रहा है। पेन कंटिन्यू है, वेजिनल ब्लीडिंग परसिस्टेंट। देखो लैंग्वेज लिखने के तरीके अलग अलग, कंटिन्यूएशन और परसिस्टेंस का मीनिंग तो एक ही होता है, बट स्टाइल ऑफ लिखने की। इंटरनल एग्जामिनेशंस यूट्रस थोड़ा सा कम लगेगा एज कंपेयर टू इनएविटेबल अबॉर्शंस। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, क्यों बताना? इनएविटेबल में और इनकम्प्लीट में दो डिफरेंस है। एक तो कौन सा कि फीटस कुछ पार्ट निकल गया कुछ पार्ट नहीं निकला। दूसरा डिफरेंस क्या है? जितने वीक की फीमेल प्रेग्नेंट है जिसको इनएविटेबल अबॉर्शन हुआ है उसकी सिंपैथी पंडालाइट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इनकम्प्लीट। क्योंकि इनकम्प्लीट में कुछ पार्ट बाहर आ गया तो पंडालाइट क्या होगी? कम होगी थोड़ी सी। मतलब अगर कंपैरिजन करेंगे किससे? इनएविटेबल से, तो थोड़ा सा सिंपैथी पंडालाइट कम होगा। तो नॉर्मल है। सर्विक्स ओज ऑफन एडमिटिंग टिप ऑफ द फिंगर्स वेरी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। मतलब सर्विक्स पेटुलस का मतलब भी ओपन था, आपने पढ़ा होगा, याद कर लो पुराना। ऑन एग्जामिनेशन द एक्सपेल्ड मास इज फाउंड इनकम्प्लीट। ये तो याद ही नहीं करना, इनकम्प्लीट है। चुप रहो रे। हो गया? नहीं लिखा? टाइम लग रहा है ना? लगेगा। लगने तो कोई ना, थोड़ा थोड़ा टाइम लगना भी चाहिए लिखने में, कोई दिक्कत नहीं। क्या ही कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, इट इज नेचुरल। पीडीएम में कहां तक पहुंच गए? हार्ट डिजीज चल रही है ना? कुमार से क्या पढ़ा रहे हैं अभी? रीनल नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ना? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अच्छा नेफ्रोटिक नेफ्राइटिक है ना? टीओसी टीआईसी ऐसा कुछ है ना? अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑन्कोलॉजी ड्यू है ना आपका? तैयार रहो फिर सुबह वाली क्लास के लिए भी एक दो दिन से। सुबह बुला के सर आपको ऑन्कोलॉजी करवाएंगे रीनल के बाद। रीनल पूरा हो जाने के बाद में ऐसा बता रहे थे सर। पुराने वालों का थोड़ा ऑन्कोलॉजी वाला ड्यू है पोर्शन, थोड़ा सा बाकी है। हाँ डिजीज कंडीशन बाकी है जितनी भी है। अब कोई भी अबॉर्शन होता है उसको कैसे करवाना होता है उसका मैनेजमेंट सब एक साथ पढ़ेंगे। थर्ड का बताना था मैंने पहले बता दिया, उसका अलग मैनेजमेंट है क्योंकि उसको हम सेव करना है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना, बाकी सबको टर्मिनेट करना है। तो टर्मिनेट करने के तरीके सब अलग है, तो अपन बाकी सबको एक साथ पढ़ेंगे मैनेजमेंट को। नेक्स्ट मैनेजमेंट इसका नाम है मिसकैरेज, जिसका नाम है मिस्ड अबॉर्शन। क्या नाम है? मिस्ड का मतलब हो गया डेथ। फीटस की क्या होगी? डेथ। अब डेथ हो गई तो बताओ फीटल अल्ट्रासाउंड आएगी क्या? मूवमेंट होगा क्या? वेट गेन होगा क्या? बस। और सीक्रेशंस कैसे होंगे? ब्राउन ब्राउन या टोबैको जूस। ये चार साइन याद रखना, बाकी तुम रखो या मत रखो। जैसे आपने थोड़ी देर पहले एक टर्म पढ़ी थी ब्लाइटेड ओवम, क्या पढ़ी थी? इसमें एक स्पेशल टाइप का साइन आता है मिस्ड अबॉर्शन में। नहीं वो आईयूडी में, इसमें अभी इतना नहीं हुआ। एक साइन है उसको बोलते हैं फ्लैसी मोल। क्या बोलते हैं? ब्लडी मोल या फ्लैसी मोल। फीटस की डेथ हो जाती है तो उसके ऐसे मोल बन जाते हैं, हेमरेजिक स्पॉट की वजह से क्लॉट बन जाते हैं। ये स्पेशल फीचर्स मिस्ड अबॉर्शन में देखने को मिलता है ना, वो भी हम पढ़ेंगे। तो मिस्ड क्या है? यूट्रस के अंदर फीटस का डेथ हो जाना, ठीक है। अर्ली फीटल डैमेज, अर्ली का मतलब 20 वीक 2 वीक से पहले पहले हो रहा है, ठीक है। स्टिल बर्थ क्या होता है? स्टिल बर्थ क्या होता है? देखो एक होता है आईयूडी, फीटस का अंदर डेथ हो जाना आईयूडी कहलाता है ना। अगर डेड बेबी जन्म लेता है तो उसको स्टिल बर्थ बोलते हैं, मतलब बर्थ के प्रोसेस को तो स्टिल बर्थ बोलते हैं, जब तक अंदर रहता है उसी को आईयूडी बोलते हैं। डेड बेबी अगर जन्म लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिल बर्थ। और जब तक वो अंदर है उसको स्टिल बर्थ नहीं बोलेंगे, जन्म नहीं हुआ है ना उसको आईयूडी बोलते हैं। समझ आई? तो यूट्रस के अंदर बेबी की डेथ हो जाना आईयूडी है, और 22 वीक से पहले है तो मिस्ड अबॉर्शन है। हो गया? लिख भी लिया? हम आगे बढ़ सकते हैं? ओके थैंक्स। लिख लिया ना? क्या क्या देखो इसमें जो साइन आते हैं स्टार्टिंग में अटेंड अबॉर्शन जैसे साइन आते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होगी, लेकिन चेंज हो जाते हैं बहुत जल्दी। कैसा लगेगा रिसर्च? ब्राउनिश। ब्राउन के साथ में लिख देना टोबैको जूस, टोबैको जूस। प्रेगनेंसी के सिम्टम्स धीरे धीरे सबसाइड होने लगते हैं, ठीक।
क्या लिखा है? रिट्रोग्रेशन ऑफ द ब्रेस्ट चेंजेस। ब्रेस्ट में जो प्रेगनेंसी में जो चेंजेस आते हैं, ब्रेस्ट टिश्यू की ग्रोथ होना, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कम हो जाती है। सीरियस ऑफ यूटेराइन ग्रोथ, सिंपल सी फंडल हाइट नहीं बढ़ेगी अब, क्योंकि अंदर ना तो फीटस बढ़ रहा है, ना amniotic fluid बढ़ रहा है, ना प्लेसेंटा ग्रो कर रही है, तो नहीं होगा, फंडल हाइट भी नहीं बढ़ेगी। नॉन ऑडिबिलिटी ऑफ फीटल साउंड, फीटल साउंड हम सुन नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं ना, तो क्या सुनो? सर्विक्स फील फिल्म, नॉन प्रेगनेंसी में नॉर्मली सर्विक्स कैसी रहती है? सॉफ्ट। धीरे धीरे फीमेल नॉन प्रेग्नेंट की तरफ डेथ हो गई तो प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स सबसाइड हो रहे हैं, तो सर्विक्स भी कंपैरेटिवली क्या रहेगी? फिल्म रहेगी। प्रेगनेंसी का टेस्ट भी धीरे धीरे नेगेटिव होने लगेगा, यूपीटी भी नेगेटिव होने लगेगा। अगर आप सोनोग्राफी करोगे उसी टाइम, रियल टाइम का मतलब जब उसी टाइम जब प्रॉब्लम है आप सोनोग्राफी करोगे, तो फीटल मूवमेंट भी आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि डेथ है तो कैसे आएंगे? आपको सारी चीजें याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, मूवमेंट नहीं, कार्डियक एक्टिविटी नहीं, फंडल हाइट नहीं, अंदर फीटस, और वो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स सबसाइड हो गए। ये 5 बातें याद रखना बस, अपने आप याद आ जाएगा। आप गाउन गलत जरूर लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में, इससे आप क्वेश्चन को पकड़ लोगे, उसके बाद आगे बढ़ जाओगे। जब कभी यूट्रस में बेबी की डेथ हो जाती है ना, तो सिजेरियन सेक्शन नहीं करवाते। नहीं मतलब ना, 99.9% नहीं करवाते। अगर कोई बाई चांस ट्यूमर है सर्विक्स का, कोई वेजिनल ट्यूमर हो गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, एट्रेसिया हो गया, प्रॉब्लम हो गई कोई बाद में, तो अगर नहीं करवा सकते, कोई अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो बात लगे, बाकी तो नहीं करवाते। क्योंकि जब सिजेरियन किस लिए करवाते हैं कि बेबी भी बच जाए, मेन तो फोकस यही होता है कि बेबी बच जाए, डिस्ट्रेस नहीं हो। तो जब बेबी कंफर्म हो गया है कि बेबी डेथ हो चुका, कंफर्म हो चुका है, तो उसके बाद में बेबी को आईयूडी में काट काट के भी निकालो, चाहे कट कर कर निकालते हैं। हम पढ़ेंगे आईयूडी पढ़ेंगे तब, इंट्रा यूटेराइन डेथ पढ़ेंगे तब, लेकिन सिजेरियन सेक्शन मोस्टली अवॉइड करते हैं। जब आप इंट्रा यूटेराइन डेथ पढ़ोगे ना, उसके कुछ 4-5 साइन आते हैं, मिस्ड अबॉर्शन की प्लस करना पड़ता है उसमें। ये तो होता ही है, उसके अलावा कि ये तो हो गई कि सारी चीजें नहीं होगी, उसके साथ में आईयूडी, उसमें एक साइन आता है स्पाल्डिंग साइन। क्या आता है? एक आता है रॉबर्ट साइन। कौन सा साइन? रॉबर्ट पेल्विस नहीं, रॉबर्ट साइन। वैसे और भी आता है बॉल साइन, स्पाइनल कॉर्ड एकदम गोल हो जाता है मूवमेंट करते हुए, 2 मेन साइन है, एक स्पाल्डिंग और एक रॉबर्ट। क्या होता है स्पाल्डिंग साइन, क्या होता है रॉबर्ट साइन? कुछ याद आ रहा? 9 सेट में आ सकता है मींस आज रॉबर्ट साइन में से या स्पाल्डिंग साइन में से पेपर में आ सकता है। पहला क्वेश्चन ये आएगा, ये कौन सी कंडीशन में दिखता है? आईयूडी में दिखता है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि अर्ली साइन ऑफ आईयूडी क्या है, रॉबर्ट है या स्पाल्डिंग है? रॉबर्ट है। डेथ होने के 1 दिन के अंदर अंदर आ जाता है, विद इन 24 आवर्स। डेथ होने के बेबी के 24 घंटे के अंदर रॉबर्ट साइन आ जाता है, अर्ली साइन ऑफ आईयूडी है। स्पाल्डिंग साइन डेथ होने के 7 दिन बाद आता है। डेथ होने के 7 दिन बाद क्या होता है पता है किसी को? जब बेबी की डेथ हो गई तो बेबी का हार्ट चल रहा है क्या? हार्ट चल रहा है? नहीं चल रहा है तो क्या उसका एरोका चल रहा है? उसकी पल्मोनरी आर्टरी चल रही? नहीं। तो जब ब्लड फ्लो नहीं चल रहा, उसकी यूएसजी करेंगे, उसमें सिर्फ गैस शैडो नजर आएगा। गैस शैडो इन ग्रेट आर्टरी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड रॉबर्ट साइन। गैस शैडो का मतलब नो ब्लड सप्लाई, नो ब्लड वेस्कुलरिटी, ब्लड फ्लो नहीं है, द एब्सेंस ऑफ ब्लड फ्लो इन ग्रेट वेसल्स ऑफ द फीटस। रॉबर्ट साइन का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ ब्लड फ्लो इन ग्रेट वेसल्स। ग्रेट वेसल्स का मतलब हार्ट से निकलने वाली 2 सबसे बड़ी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा। ग्रेट का मतलब जो सबसे हार्ट के जब से पास से निकलती, वही निकलती, तो ग्रेट वेसल्स ऑफ फीटस। उसमें ब्लड 24 घंटे के अंदर आ जाता है रॉबर्ट साइन। कितने घंटे में? डेथ हो गई तो ब्लड फ्लो नहीं है। स्पाल्डिंग साइन डेथ के 7 दिन बाद आता है। कितने दिन बाद आता है? जब बेबी की डेथ हो जाती है, जब हमारी बॉडी में जब कोई फॉरेन बॉडी होता है, तो हमारी बॉडी उसके ऊपर अटैक भी करती है, उसके ऊपर बैलेंस बिठाने की भी कोशिश करती है। आपने इंक्रीज आईसीपी नाम भी कुछ सुना होगा। ठीक इसी प्रकार का अंदर मैकेनिज्म होता है। जब फीटस की डेथ हो गई, तो फीटस के अंदर जो ब्रेन मैटर है उसका लिक्विफिकेशन होने लगता है। द लिक्विफिकेशन ऑफ द ब्रेन मैटर इज कॉल्ड स्पाल्डिंग साइन। लिक्विफिकेशन ऑफ ब्रेन मैटर या क्रेनियम, द लिक्विफिकेशन ऑफ क्रेनियम, लिक्विफिकेशन, रीअब्जॉर्प्शन होने लगेगा, छोटा हो जाएगा एकदम हेड। लिक्विफिकेशन ऑफ द क्रेनियम within 7 days of the death, liquefaction of cranium within 7 days of the death inside uterus, उसको बोलते हैं स्पाल्डिंग साइन। तो पहले कौन सा रॉबर्ट है ना? किसी ने अगर नहीं भी लिखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आईयूडी में हम पढ़ेंगे। आदत थोड़ी खराब है मेरी, इंपॉर्टेंट होता है तो बताए बगैर रहा नहीं जाता, तो उस टाइम आपको इजी याद हो जाएगा कि पहले रॉबर्ट है, पहले आर आता है, फिर एस आता है। इतना तो बताइए ठीक है रमेश सर। हाँ, बॉल साइन का मतलब होता है जब बेबी की डेथ हो जाती है तो बेबी एकदम गोल गोल हो जाता है, तो उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो एकदम हाइपरफ्लेक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है? हाइपरफ्लेक्शन। इतने सारी चीजें याद क्यों पढ़ाऊं जब मैं आईयूडी में क्या पढ़ूंगा? कुछ तो रहने दो, सब कुछ तुम्हें यही चाहिए भाई, एक जगह से नहीं, थोड़ा रुको भाई। मिस्ड अबॉर्शन में एक साइन आता है, उसको बोलते हैं ब्लडी मोल या प्लेसी मोल, या उसका तीसरा नाम है जो मैंने अभी बताया नहीं था, उसका नाम है कार्नियस मोल। 3 नाम इसके, ब्लडी मोल, फ्लैसी मोल, कार्नियस मोल। क्वेश्चन आता है ये कौन से अबॉर्शन में दिखता है? पहला क्वेश्चन ये क्या होता है? अंदर फीटस की डेथ हुई, अंदर क्लॉट बन जाते हैं, क्लॉट बन जाते हैं, उसी को हम बोल देते हैं कार्नियस मोल, फ्लैसी मोल, या 3 नाम है, ब्लडी मोल, फ्लैसी मोल, कार्नियस मोल। ऐसा कौन सा अबॉर्शन है जिसमें डीआईसी हो सकता है? मिस्ड में? किसमें? मतलब इंट्रा यूटेराइन डेथ हो गई,
तो डीआईसी हो सकता है, क्योंकि फॉरेन बॉडी अंदर रहेगी, क्लॉट बनेगी और क्लॉट अंदर जाके कहीं ना कहीं थ्रोम्बोएम्बोलिज्म करवा के फीमेल की डेथ करवा सकते हैं बाद में। तो कौन से अबॉर्शन या इंट्रायूटेराइन डेथ एक ही बात है, इंट्रायूटेराइन डेथ में डीआईसी होता है, बाकी किसी अबॉर्शन में डीआईसी नहीं होता, ओनली इंट्रायूटेराइन मतलब किसमें, मिस्ड अबॉर्शन या इंट्रायूटेराइन डेथ। अब फ्लेसीमोल क्या होता है पढ़ लेते हैं। पैथोलॉजिकल वेरिएंट ऑफ मिस्ड मिसकैरेज। मिस्ड मिसकैरेज में कभी कभी इसका कॉम्प्लिकेशन है ये कि मिस्ड अबॉर्शन में कभी कभी लगभग 12 वीक के अराउंड फीटस की डेथ हुई थी, डेथ हुई तो क्या हुआ वहां पर हेमरेज हुआ, अंदर फीटस की डेथ हुई, वहां से विलाई रप्चर हुई, विलाई रप्चर हुई तो उसकी वजह से ब्लड क्लॉट डिपॉजिट हुआ, ब्लड क्लॉट डिपॉजिट हुआ तो उसको ब्लडी मोल नाम दे दिया। क्योंकि फीटस डेथ हुआ है, एम्ब्रियो की डेथ हुई है, तो उसकी वजह से कंप्लीट रिएब्जॉर्ब भी हो सकता है, कई बार कंप्लीट ना हो गया आधा अधूरा कंप्लीट रिएब्जॉर्ब तो कैसे होगा कि फीटस के कुछ पार्ट है तो सारा का सारा खत्म कैसे होगा, तो वो क्लॉट में बदल जाता है, उसको हम बोल देते हैं फ्लेसीमोल या कार्नियस मोल। फीटस की डेथ हो जाती है, वो बाद में फ्लेसीमोल में बदल जाता है या कार्नियस मोल में बदल जाता है। तो ये लिख लिया था आपने? नहीं हो गया, वो लिखोगे कार्नियस मोल, तो आप बोलोगे तो नहीं ना फ्लेसीमोल रेटिमोल कार्नियस मोल मतलब मिस्टर अबॉर्शन में देखने को मिलता है। क्या हुआ है? ठीक है, है? तो किस घबरा क्यों रहे फिर? क्या नाम आपका भैया? हरवीर, कहाँ से आप? नागौर से? नागौर का क्या फेमस है? नागौर का हनुमान बनेवाल वो तो चलो ठीक है, और कुछ है? तेजा जी, और नागौर किसकी है? रिचपाल मिर्दा, अच्छा, और नागौर किसके लिए फेमस है? हिस्ट्री में नागौर को क्यों याद किया जाता है बताओ देखे, है? हिस्ट्री में नागौर को क्यों याद किया जाता है? संगमरमर इससे ज्यादा उधर उत्तर में राजसमंद में, तो किसी को नहीं याद आ रहा? पूरे वर्ल्ड की, इंडिया की हिस्ट्री में नागौर को क्यों याद किया जाता है? अब तो बता दो। गौशाला अभी बनी है, कुछ हिस्ट्री मतलब पुरानी बात है, कोई याद करो देखे। आपको नहीं पता सच में? आपने एक नाम, गर्मी के मौसम में कौन सा फ्रूट खाते हैं हम लोग? वाटरमेलन। कौन सा खाते हैं? हमारे इधर उसको मारवाड़ी में बोलते हैं मतीरा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? एक होता है तो मतीरा, बहुत सारा होता है तो मतीरे। वाटरमेलन को हिंदी में अपनी मारवाड़ी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? नागौर इसलिए फेमस है, एक वाटरमेलन के लिए हजारों लोग मर गए थे, एक वाटरमेलन के लिए हजारों लोग मर गए थे, समझ में आई बात? इसके लिए। और राजस्थानी में लड़ाई होती है ना, मेटल युद्ध, उसको बोलते हैं राड। क्या बोलते हैं? राड। राड का मतलब प्रॉब्लम, राड का मतलब होता है प्रॉब्लम। और हमारे राजस्थानी में जैसे बोलते हैं उसका, का के लिए वर्ड यूज करते हैं या की के लिए वर्ड यूज करते हैं री, इसको बोलते हैं मतीरेरी राड। इसमें एक ऐसा भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें हजारों लोग मर गए थे, याद है? किसी को कभी पढ़ा? किसी ने पढ़ा है ना? जिसने थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री पढ़ा उसको पता है। ऐसा क्या हुआ था जैसे लो, आपको नहीं लिख लिया आपने? उसने भाई नागौर बताया तो मुझे याद आ गया। एक डिस्ट्रिक्ट है ये नागौर, एग्जाम्पल के लिए। ये कौन सा? तो नागौर के पास में बीकानेर करता होगा, बीकानेर के नागौर के पास में। पहले क्या हुआ, आज से 450 साल 500 साल पहले की बात है, इसका भी राजा था, राजा ही था उस टाइम, इसका भी राजा ही था। जो वाटरमेलन होता है वो बेल होती है, बेल समझते हो? खेतों में लगता है। तो वो क्या हुआ, ये कॉर्नर पे खेत था, इसके बॉर्डर पे बिल्कुल, वो इधर बेल इधर थी, उसका जड़ होता है रूट, वो इधर था और वो ऐसे फैलती है, तो वो ऐसे इसकी तारबंदी में से इधर चली गई, मतीरा लग गया इधर,
समझ में आई? इसका जो वाटरमेलन लग गया इस साइड और इसका रूट था इस साइड, तो इसके राजा ने वो बोलता है मतीरा मेरा, वो बोलता है मतीरा मेरा, वो बोलता है कि मेरे खेत में है तो मेरा है, तो उसने बोला रूट इसकी मदर मेरे खेत में है तो मेरा है, इस केस एक मतीरे के लिए दे दनादन। हाँ सच में, आज आप गूगल पे जाके सर्च करना मतीरे की राड, पता नहीं किसको मिला लेकिन ये फेमस है। मैं जब बीच में कभी पढ़ा था मैं भी नर्सिंग करने के बाद मुझे बीच बीच में ऐसा ख्याल आया कि मैं नर्सिंग में नहीं रहना चाहता। हाँ, और ये ख्याल कब आया सुनो, जिसकी पढ़ने की आदत होती है ना वो पढ़ा बिना रह नहीं सकता। मैंने नया नया ज्वाइन किया था, सुन रहे हैं कैमरे में सब, बट कोई नहीं सुन रहा अभी, अपन मान लेते कोई नहीं। ज्वाइन किए हुए 1 डेढ़ साल ही हुआ था, पढ़ा मैं पहले शुरू कर दिया, जो आने से पहले वहां दिल्ली से मैं पढ़ाने आता था, तो यहाँ आया तो यहाँ हमारे एक आ गया था ठीक है नोटिस, आप नहीं, मैं डर गया, मैं तो डर गई, फिर क्या फिर क्या फिर क्या करूं बताओ आप, फिर मैंने अचानक से कर दिया साहब बंद। अब मैं क्या करें, ये बात है 2021 की, 21 की बात है, हाँ की बात, सब यही पढ़ा अचानक, सबने खूब बोला, सबने कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं, लेकिन मैं नहीं, मैं डर गया, ओवेशन चल रहा है भाई, डरना पड़ता, मैं डर गया, अब मैं करूँ क्या। फिर मैंने तो देखा भाई अपन नर्सिंग तो अपनी अच्छी पढ़ाई कर रखी है, पढ़ाते भी है, अपन करते हैं 1 2 साल की जोरदार वाली तैयारी, किसकी, कुछ और, हाँ मस्त कोर्स लिया, 1,12,000 रुपए लगता है, कोई मस्त कोचिंग है, उसका लिया कोर्स, दिल्ली गया, 20-30 हजार की किताबें लेके आया, मस्त सारा सर किसी पूछा जिसने तैयारी कर रहे थे सीनियर मेरे कुछ अच्छे जानकार, क्या क्या चाहिए होता है कि इस सब्जेक्ट में ये बुक चाहिए, इसमें ये चाहिए, ला के रख दी रूम में, अभी भी ऐसे पड़ी है, उसके ऊपर कभी हाथ लगा तो इतनी डस्ट है, बट पड़ी है, चारे को ही ना ऐसे बहुत सवार रहा, क्योंकि कभी इधर आया नहीं, तब तक फुल मोटिवेशन, जो ही इधर आया नहीं, नमस्कार गुड मॉर्निंग, अदर जी ललचाया रहा गया, फिर धीरे धीरे उधर भी ठंडा पड़ गया नोटिस, फिर इधर से पैसा नहीं, पैसा होता तो फिर मैं तो पैसे क्यों खर्च करता, क्यों उसमें पता ही था 1.5 साल पढ़ना पड़ता, कम से कम 2 साल, अब वो कोर्स लेके वापस 4 महीने जोरदार पढ़ेगी मस्त वाली, हालांकि फी सब दिया वहां पर भी, बट फिर उसके बाद में वो आपको क्या पता हुआ नहीं हुआ, वो आपको तो मुझे पता है ना कि मुझे कितना पोटेंशियल है, बट उसके बाद उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, उसमें ऐसे नहीं चलता 1 दिन पढ़ लिए 3 दिन नहीं पढ़े, वो अलग चीज की पढ़ाई भाई, अलग लेवल है, उसमें आपको रेगुलरिटी चाहिए तो चाहिए, कभी आप पढ़ने जाओगे कभी पढ़ने जाओगे ना बाबा, ऐसे वो नहीं होता, 4 महीने घोट के पढ़ा, घोट के ऑनलाइन एकदम फोन रखता दूर उधर, चेयर सामने पैर रखे चेयर पे और नोट्स बना दना दन दना दन 8-8 10 10 घंटा आगे तो सूझ गई, लेकिन बहुत आनंद पता चला ऐसा ऐसा भी होता है, पहले ऐसे बोलते थे बरसात क्यों होती है, बादल आते हैं बरस जाते हैं, सब पता चला बारिश होती क्यों है, भूकंप क्यों आता है, पहले हम सोचते थे सूरज हमारे तरफ चक्कर लगाता, फिर पता चला ये तो एक जगह है, चक्कर कोई और ही लगा रहा है हमारे तरफ कोई और ही चक्कर लगा रहा है, धीरे धीरे पता चला ऐसी सारी चीजें आती, तो उससे मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा कि अच्छा ऐसी ऐसी भी लड़ाई होती है। नेक्स्ट इज सेप्टिक एबॉर्शंस, फिर मैं 4 महीने पढ़ा, उसके बाद कभी ना पढ़ा, क्योंकि इतना बिजी हो गया इधर ड्यूटी के बाद मेरा 5-4 घंटे क्लास, कभी देखी नहीं, कितना तो पढ़िए मस्त, कभी कभी मन करता है देखता हूँ ऐसे खोल के, पर हिम्मत नहीं होती, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, अब तो चाहिए, अब हम सिर्फ नर्सिंग वाले बन के रह गए, ओनली नर्सिंग स्टूडेंट, कुछ नहीं बचा, इसके भी 3-4 रिस्क फैक्टर है, नर्सिंग वाला होना भी बहुत, चलो सेफ्टी के अबॉर्शन का मतलब क्या होता है, चलो पहले आप बताओ, देखें सारी बातें कह भी नहीं सकता है, बहुत सारी चीजें छोड़ पाओ, सेफ्टी के अबॉर्शन क्या होता है, बताओ बताओ बोलो, ऐसा कोई इन्फेक्शन का मीनिंग क्या है, टेम्परेचर 100.4 से ज्यादा हो जाए, टेंडरनेस हो तो वजाइनल डिस्चार्ज हो, कैसे प्रूवेंट, प्रूवेंट वजाइनल डिस्चार्ज हो, टेम्परेचर ज्यादा हो पेल्विक टेंडरनेस हो, ये तीनों चीजें पॉजिटिव है तो हम उसको बोल देते हैं कि कहीं ना कहीं पीआईडी हो गया, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो गया, एक निकल भी गया, बट मेंस नहीं निकलता ना, वो तो निकल गया, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हुआ कैसे निकल गया, बट कहीं ना कहीं पढ़ाई करी हुई इनके काम आती है, ये तो है, आपको क्वेश्चन अटेंड करने की प्रैक्टिस आ जाती है, कैसे करना चाहिए, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं छोड़ना, हो गया था, बट मुझे पता था मरा ही नहीं होगा मेंस, एडी छोटी जोर लगा लो मेंस, कुछ आता ही नहीं मेंस कैसे होगा, कहीं तो एमसीक्यू होता है ना, मेंस तो डिस्क्रिप्टिव होता है, कहां से होगा, सो तो छोड़ भी दी पड़ी, खुश तो इतना हुआ कि प्री हो गया, बट ये खुशी मनाना बेवकूफी है ना, जब 100% पता है मेंस नहीं होगा तो प्री की खुशी क्यों मनाए, फिर ऐसे मिसगाइड करने वाले भी तो होते हैं, किसी किसी ने ये बोला कि अगर बाई चांस तुम्हारा जैसे इसमें स्टेट के किसी पीएससी में हो जाता है, ऐसे नॉर्मल सही बात है वो, तो इतनी तो पढ़ाई की नहीं है कि तुम्हारी रैंक अंडर 50 अंडर 100 रहेगी, 300-400 रैंक पे होगा, तो 300-400 रैंक में कौन सा तुम एसडीएम बन जाओगे, कहीं ना कहीं ऐसे बने रहोगे कुछ तहसीलदार वगैरह, तो उससे तो ज्यादा सैलरी नर्सिंग में है, लेकिन ये भी तो नहीं सोचा ना तहसीलदार की सैलरी चाहे कम है, जब अपन जाते हैं तो सब स्टूडेंट अलग ही होता है ना, इतना थोड़ी ज्ञान है हमें, मेरे 2 क्लासमेट बने अभी, उनका अलग ही रुतबा भाई, हालांकि जब वो सब जाते हैं ना किसी फंक्शन में, सब जगह खड़े होकर आ जाते हैं नमस्कार सर, और ऐसे ऐसे लोगों को नमस्कार करते हैं, जब वो कभी बंदा जो तहसीलदार बना है जो विदाउट ड्रेस में आ जाता तो उसके याद होते थे, वो नमस्कार करते हैं, सच में मैंने देखा, पद की है वैल्यू, पोस्ट की वैल्यू है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती, सीधा सारा खेल पोस्ट का है, और कुछ कुछ लोग बन जाते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं बनते हैं, एक मेरा फ्रेंड जिसने मैंने आपको कहानी बताई थी एक दिन याद है, यूपीएससी वाला लो, कलेक्टर साहिबा, बुक नाम सुना है, कुछ हाँ, कुछ ऐसे भी बन जाते हैं, हाँ सेकंड पार्ट भी आ गया, ऐसे भी बन जाते हैं जो कलेक्टर नहीं बन पाते वो कुछ और बन जाते हैं, किस्मत है,
आगे बढ़े, क्या क्या कह रहे हो, बोल बोल, कुछ कह रहे थे क्या? हाँ ठीक है, मतलब हो गया ना, क्लियर ना? अब आता है सेप्टिक एबॉर्शन के ग्रेड, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ओनली यूकस, पेल्विक पेरिटोनियम। तीसरे में जनरलाइज पेरिटोनियम, एंडोटॉक्सिक शॉक, शॉक में चली जाती है। डेथ ज्यादा किसमें होगी? तो लिख देना इट इज मोर डेंजरस, पहले वाले में लिख देना मोर कॉमन। और सेप्सिस के चांसेस ज्यादा किसमें थे, इंड्यूस में या स्पॉन्टेनियस में? तो इंड्यूस में ग्रेड 3 होने के चांसेस ज्यादा है, और स्पॉन्टेनियस में अगर होगा तो ग्रेड 1 तक होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, जल्दी लिखो, टाइम कम है। हमें नर्सिंग ऑफिसर बनना है एम्स में। एक चीज तो है, तुम कुछ मानो या मत मानो, जितनी सैलरी नर्सिंग ऑफिसर की है ना, इतनी सैलरी किसी की नहीं है सेकंड ग्रेड में। मतलब कई का पोस्ट की है किसी और की, ऐसा नहीं है, हार्ड अलाउंस होता ही है, बट मतलब बहुत सैलरी है। सैलरी सुन के तुम्हारा दिल खुश हो सकता है, बाकी चीज में हो या मत हो। क्या वो भी कहानी है? अरे इतनी कहानी है कि किताब बन सकती है वो। आपको क्या पता, लिख चुका हूँ तो डिस्क्लोज बाद में करूंगा ना, अभी नहीं कर रहा मैं इसको। मैंने तो ऐसी ऐसी किताब लिख रखी है, उसको पढ़ने में तुम ये पढ़ाई छोड़ दोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हारी सभी जॉब लग जाए, फिर किताब डिस्क्लोज करूँ। हाँ, अरे तो सब पता चल जाएगा जब मार्केट में आएगी किताबें, सब चलेगा रे। बस पढ़ाई करना जरूरी है, बाकी सब काल्पनिक बातें हैं। आप अगर कुछ नहीं हो, आपकी सैलरी नहीं आती, आपके पास जॉब नहीं है, आप डबल जीरो माइनस में। अगर आपकी सैलरी आती है तो सब ठीक है, नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं है। जब पेट भरा हो ना, सब ये बातें याद आती है। जब हमारे पास अकाउंट में पैसे नहीं हो और पैसे आने का कोई ठिकाना नहीं हो, तो कुछ भी चीजें याद नहीं आती। इसलिए पढ़ाई करो पहले मस्त, उसके बाद तुम कुछ भी करना, बस पहले पढ़ाई करो। मेरे को लाइफ में सिर्फ एक ही चीज बनना है, वो है टीचर। मैं ऑलमोस्ट हूँ, और कभी ऑथेंटिक भी बनने का मौका मिला तो जरूर बनूंगा। एक दो जगह चांस था, बट चांस नहीं है, अब कहीं का भी मौका आएगा। अगर वो कह देना मुझे कि एम्स में जितनी नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी उसकी आधी सैलरी दूंगा, टीचर बना रहा हूं, मैं तो आज ज्वाइन कर लूँ। कि काम करने में, जो टीचर पढ़ाने में जो सुकून है ना, मुझे लगता है इससे अच्छा सुकून मेरे को किसी में नजर नहीं आता। सबसे अच्छा सुकून वही है पढ़ाने में। किसी किसी को क्लिनिकल में शौक होता है, वो तो हमें जाना पड़ता है। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? एक हम पढ़ रहे थे, सेफ्टी का पोर्शन हो गया। एक हमने पढ़ा था, याद करना, सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर की प्रॉब्लम थी सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का मैनेजमेंट भी पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम सारे अबॉर्शन का मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो अगर किसी को रिकरेंट अबॉर्शन है, मतलब हैबिचुअल अबॉर्शन है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, उसमें हम क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, उसका नाम है सर्वाइकल सर्कलेज ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? लगभग 14 वीक पे करते हैं, या रेंज पूछ ले तो 14 से 18 वीक पे करते हैं। खोलते कब है फ्यूचर? 37 वीक पे खोलते हैं। लिखो इतना, ये बताते कैसे करते हैं, वो भी बताते। प्लीज जल्दी लिखो। हाँ जी मैम, क्या हुआ? एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन, इधर आओ, फिर मैं उधर बैठ जाऊँ। अगर एक्सप्लेन करना है किसी को, आप इधर आके एक्सप्लेन करो, सब सुनना चाहेंगे यार एक्सप्लेनेशन। और कभी भी जिस दिन मेरा माथा घूम गया ना, मैं यहाँ लाके खड़ा करूँगा, पूछूंगा इस टॉपिक को बताओ। मेरा तो माइंड ऐसा ही है, किसी दिन भी घूम गया, चलो मैं उधर, आप इधर आओ, 15 मिनट में समझाओ टॉपिक प्रेगनेंसी। कभी भी ऐसा हो सकता है। तैयार रहना मेंटली, घबराना मत। आपको देंगे पेन। टुडे विल डिस्कस, क्या डिस्कस? टुडे विल डिस्कस अबॉर्शन। जल्दी लिखो प्लीज, तुम बहुत धीरे पढ़ रहे हो। अबॉर्शन में इतना टाइम लगा रहे हो, इतना टाइम तो हंस क्यों रहे हो, हंस क्यों रहे हो? 3 4 की चीज हो जाती। Then, क्या बोल रही है? ये कुछ बोल रही है, क्या बोल रही है? मैं बताता हूँ, 1 घंटे से तुम्हारे अंदर से भड़ास निकल नहीं रही है। निकालो बाहर, निकालो। हाँ हाँ, बोलो बोलो, जल्दी करो, टाइम नहीं है। हाँ हाँ, बोलो ना। अच्छा, गर्ल्स टॉक, तो गर्ल्स टॉक में बॉयज की तरफ क्यों कर रहे हो? ऐसे बिल्कुल माना कि तुम्हारी गर्ल्स टॉक है, लेकिन इशारा किसी और की तरफ है, गलत। हाँ तो फिर नहीं होना चाहिए ना, गर्ल्स टॉक गर्ल्स तक ही रहने दो। एक होता है मैकडोनाल्ड, ये सर्विस है, सर्विस पे से सेव किया और उसको आप स्विचिंग कर रहे हो, जैसे सर्विस है ऐसे ये सर्विस से स्विचिंग कर रहे हैं। और ये होता है सिरोडकर ऑपरेशंस, मैकडोनाल्ड सिरोडकर। इमेज आ सकता है, पहला किसका ट्रीटमेंट है, आ सकता है। दूसरा, इस ऑपरेशन का नाम क्या है, आ सकता है। तीनों में से कुछ भी आ सकता है इमेज में। एक है मैकडोनाल्ड, एक है सिरोडकर।
ऑपरेशन, दोनों ही सर्किलेज के टाइप है, कुछ भी बोल सकते हैं। आया था और आएगा तो ट्यूटर वाला तो कोई पेपर नहीं होता क्या, सूचरिंग वापस क्या होता है वैसे होते हैं मैकडोनाल्ड ऐसे इधर जैसा इमेज है ना उस टाइप से छीलते हैं, मतलब सिर्फ सूचरिंग का टाइप है और कुछ नहीं है, इसमें कंटिन्यू सूचरिंग है इधर से और इसमें इंटरप्टेड सूचरिंग है, एक में कंटिन्यूस और एक में अगर बाई चांस आ जाए। मैकडोनाल्ड सूचरिंग कौन सी होती है, उसको बोलते हैं पर्स स्ट्रिप सूचरिंग, पर्स स्ट्रिंग सूचरिंग होती है, PURSESTRING, पर्स स्ट्रिंग सूचरिंग होती है। बाई चांस बहुत डीप है हो जाए तो पर्स स्ट्रिंग सूचरिंग होती है किसमें, मैकडोनाल्ड में। सॉरी सॉरी लिखना पड़ेगा मुझे पता नहीं था। हो गया खत्म ये बात। अब आता है एबॉर्शन, या हम करवाते हैं या ऑलरेडी हो चुका है तो उसको कंप्लीट करवाना है, उसके कुछ कुछ तरीके हैं, अच्छे से सुन लेना गलती हो जाएगी, इधर ध्यान देना। इंडक्शन ऑफ ऑपरेशन लो, इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन, या तो किसी का एबॉर्शन करवाना है या एबॉर्शन आधा अधूरा हो चुका है उसको ड्रग से या उसके अकॉर्डिंग ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग डिवाइड है, वीक के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन इसका पूरा का पूरा। डेलिबरेट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आइदर में बी मेडिकल और सर्जिकल मेथड बिफोर द वायबिलिटी, पेटिस को बाहर निकालना, इसमें भी लीगल हो सकता है इलीगल हो सकता है। लीगल का मतलब कौन क्या होता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की टीम होती है जिसको ये अथॉरिटी होता है कि आप किसी का एबॉर्शन करवा सकते हैं। एबॉर्शन रजिस्टर्ड मेडिकल टीम के द्वारा ही कराया जाता है, जो डॉक्टर रजिस्टर्ड आरएमसी होता है उसी के द्वारा ही, जिसके कम से कम उसको होना चाहिए एक्सपीरियंस, उसकी टीम की कुछ क्वालिफिकेशन है। इलीगल का मतलब होता है कोई भी मेडिकल से टैबलेट लेके एबॉर्शन करवा दे, वो इलीगल हो सकता है, उसके बहुत सारे रीजन, क्रिमिनल हो गया एक टाइप का। एमटीपी एक्ट आया था 1971 में बना था और काम करना स्टार्ट किया था 1972 में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। पहले ये लिखो, बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969, 1969 उसमें ये बताया कि 21 दिन के अंदर बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, विद इन 21 डे ऑफ बर्थ एंड डेथ इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको। 1969 में आया था बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट। एमटीपी 1971 में बना, 72 से अपना काम करना स्टार्ट किया इसने, कैम इन फोर्स 72, एस्टैब्लिश 71, ये हो गया। अब एबॉर्शन करवाने के तरीके, मेथड टू इंड्यूस एबॉर्शन कौन कौन से अपन डिस्कस कर लेते हैं। पीसीपीएनडीटी क्या है, पीसीपीएनडीटी की फुल फॉर्म क्या है, हर हॉस्पिटल के बाहर जो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एंटर करते हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल बाहर ये लिखा होता है हिंदी में, अब तो समझ जाओ क्या है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान में लोगों में कितनी अवेयरनेस है, लोग कितने समझदार है कि यहाँ पर भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून बना हुआ है ना, कि भ्रूण हत्या मतलब कितना लोग समझदार है, पढ़े लिखे हैं, जो ऊपर बैठे हैं हायर अथॉरिटी पे, जिन्होंने कानून बना दिया कि अंदर देख लेना कि अगर गर्ल बेबी है तो उसको मार नहीं सकते, इसके लिए कानून बना दिया। जो भारत से बाहर बैठे लोग वो ये कह रहे हैं कितना बेवकूफ लोग हैं इंडिया में कि कानून बनाना पड़ा। बनाने की जरूरत है, लड़का लड़की एक समान है तो बनाने की जरूरत कहाँ है, अंदर लड़का हो लड़की हो, आप इंडिया से बाहर है ना, आप चेक कर सकते हो अंदर लड़का, कोई मना ही नहीं है, क्योंकि वहां लड़की को देख के मारते नहीं है। यहाँ पर जो ही लड़की को देखते हैं वो कन्यादान, 10 लाख 20 लाख खर्चा, ऐसे दहेज, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आती है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही होता है कि मिसगाइड हो ही जाता है पर्सन। मेन रीजन है लिटरेसी, मेन रीजन है पॉवर्टी, एजुकेशन नहीं है, तो इसकी मजबूरी भी मान लो चाहे कुछ भी मान लो, किसी के पास पैसे नहीं है तो वो सोच रहे क्या पता लड़कियां हो गई तो, अरे बेवकूफ कैसे समझा उन्हें, छोड़ो इस मैटर पे नहीं जा रहे हम, बस इंडिया में कानून है। पीसीपीएनडीटी का मतलब है कि प्रेगनेंसी में कोई भी सोनोलॉजिस्ट आपको ये नहीं बताएगा कि यूट्रस के अंदर बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, ये बताना कानूनन जुर्म है। जन्म से पहले भ्रूण का लिंग निर्धारण कानूनन अपराध है, अगर कोई इसमें कुछ भी करने की छेड़खानी करेगा तो उसमें इतने छेद करेंगे, समझ में आई, ये उसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, मतलब चाहे वो कितना ही बड़ा डॉक्टर है उसकी बैंड बजा दी जाएगी। इसको बोलते हैं पीसीपीएनडीटी, प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट का कानून कब आया था, 1994 में। नहीं बता सकते, पता चलता भी हो तो भी आप नहीं बता सकते। आजकल तो लोग ऐसे हैं हॉस्पिटल के बाहर लिख देते हैं यहाँ पर जन्म पूर्व भ्रूण का लिंग निर्धारण नहीं किया जाता, और अगर कोई पेशेंट आता है तो मारुति वैन के अंदर सोनोग्राफी की मशीन लेके चलती चलती मारुति में सोनोग्राफी करके बता देते हैं, चलती गाड़ी से गाड़ी रोक के उतार देते उसको, हो गया कितने रुपए लोग आगे 25,000। तो एक जना ऐसा पकड़ में, डॉक्टर खुद हर महीने पकड़ में आता है, चलती गाड़ी में सोनोग्राफी से बताया कि तेरे यूट्रस में बेबी बॉय है कि गर्ल बॉय है, फिर वो एबॉर्शन करवा देती है, फिर एबॉर्शन करवा देती है, टैबलेट लेके करवा देती है। अब एबॉर्शन करवाना लोगों के लिए है, बस पता करना ही मुश्किल है, लोग एबॉर्शन कैसे आदि कोई कुछ खा लेंगे एबॉर्शन वाली, अब इनकम्प्लीट हो गया, इनकम्प्लीट हो गया तो डॉक्टर की क्या जिम्मेदारी है, कंप्लीट करो, लेकिन बस पता कर लेते लोग। तो कुछ कुछ डॉक्टर इतने ऐसे होते हैं, एक बार एक डॉक्टर पकड़ में आया, वो एक हॉस्पिटल चलाता था प्राइवेट, उसको बोला आपने हॉस्पिटल में ये लगा रखा है, तो हॉस्पिटल में मना है, हॉस्पिटल में मना है, ये कौन सा तरीका है भाई, समझ में आई बात। ऐसे सच में आएगा हर 2 महीने में ये न्यूज आएगी,
पेशेंट से पहले बात करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं हाँ ठीक है वहां आ जाओ, गाड़ी रोकते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं, डॉक्टर गाड़ी में रहता है, सोनोग्राफी कितने मिनट लगते हैं, 5-10 मिनट, चलती सोनोग्राफी घूमेगी गाड़ी में, चलती उतार होगी सोनोग्राफी, उतार दिया, बता दिया तेरे बॉय या गर्ल। तो मतलब ऐसे लोगों के ऊपर उसमें क्या करते हैं, उसको ब्लैक लिस्टेड करते हैं, तो चाहे हॉस्पिटल हो चाहे चलती गाड़ी हो, कुल मिला के पता नहीं कर सकते, ये कानून है। तो तुम दीवारों के ऊपर लिख लो, उसे लिखने से कुछ नहीं होता है ना। हाँ, गाड़ी में लिखने से भी कुछ नहीं होता। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, कब करनी चाहिए, एबॉर्शन कब करवा सकते हैं, कुछ इसके रूल रेगुलेशन है। जब लगता है कि बच्चे को कोई कंजेनाइटल एनोमली डायग्नोस हो चुकी है, तो डॉक्टर की टीम इसको एडवाइस करेगी कि देखो प्रेगनेंसी सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल, अगर करोगे तो बच्चे को जिंदगी पर भुगतना पड़ेगा। द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व सीरियस रिस्क ऑफ लाइफ, या तो मदर को या फीटस को जिंदगी का खतरा है, या कोई बच्चे को ऐसा कोई डिसऑर्डर है जैसे डाउन सिंड्रोम डायग्नोस हो गया, कोई कंजेनाइटल एनोमली कोई भी डायग्नोस हो गया, व्हेन द प्रेगनेंसी इज कॉज्ड बाय एंटी सोशल एक्टिविटी लाइक दैट रेपिस्ट ऐसा कुछ, तो ये भी इसमें भी क्या करवा सकते हैं, एबॉर्शन करवाया जा सकता है। फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, बट कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव, कल के दिन बेरियर कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाए, तुम जाके बोल दो कि देखो ऐसे नहीं चलेगा। कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव, टर्मिनल। कौन सा टर्मिनल का मतलब क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी करवा रखी है, वेजेक्टोमी करवा रखी है, उसके बाद भी प्रेगनेंसी हो गई, तुम जाके बोल सकते हो हमने ट्यूबेक्टोमी और वेजेक्टोमी क्यों करवाई थी, हमें कोई शौक आ रहा था क्या, तो नहीं शौक नहीं आ रहा था, तो क्या ये मैं बस तो समझ आ गई। फेलियर ऑफ टर्मिनल कॉन्ट्रासेप्शंस, बेरियर या टेम्परेरी में नहीं चलता, वो बोल सकते हो तुम टेम्परेरी। टेम्परेरी टर्मिनल का मतलब होता है परमानेंट। आगे बढ़े, है? हाँ, वो तो वीक के अकॉर्डिंग उसका डिवाइडेशन रहता है ना। हाँ वो तो रीजन होता है ना कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। एबॉर्शन करवाने जाने के लिए कोई भी पर्सन जिसकी एज 18 साल से ज्यादा है, कुछ भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, चाहे इनकम्प्लीट हो जाए चाहे इनएविटेबल हो जाए, कोई भी फीमेल, तो किसी भी हॉस्पिटल में जाके एबॉर्शन करवा सकते हैं। डॉक्टर को ये पूछने का हक नहीं होता, किसी भी उसकी पर्सनल कोई भी डिटेल नहीं पूछ सकते अगर उसकी एज 18 साल से ज्यादा है। इवन ये भी नहीं पूछा जा सकता, कंसर्न हस्बैंड का तो लिया ही नहीं जाता, उसके मेल पार्टनर का तो कंसर्न तो नेसेसरी नहीं है, तो एबॉर्शन में कंसर्न किसका लिया जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है, ओनली फीमेल, ओनली। और उसको ये भी नहीं पूछा जा सकता कि मैरिड है या अनमैरिड, तो कोई भी फीमेल पर्सन किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट इंपैनल हॉस्पिटल में जाके अगर इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो सकता है तो एबॉर्शन करवा सकते हैं, या कंप्लीट है या बिल्कुल नहीं भी है, अगर नॉट इंटरेस्टेड है तो ऐसा एबॉर्शन करवा सकते हैं। तो इसमें ये रूल है क्लियर कट, खुद का कंसर्न क्लियर है, अगर वो माइनर है, माइनर का मतलब क्या है, लेस देन 18, और अगर वो 18 से बड़ी है लेकिन वो लूनेटिक पेशेंट है, व्हाट इज लूनेटिक, साइकेट्रिक पेशेंट है, तो कंसर्न उसके लीगल गार्जियन का लिया जाएगा। लीगल गार्जियन जो भी डॉक्यूमेंटेड गार्जियन है, चाहे उसका हस्बैंड हो सकता है चाहे उसके मदर फादर हो सकता है, कोई भी जो उसका लीगल गार्जियन है उसका कंसर्न वैलिड होगा। और क्या क्या इसमें किस किस का करवा सकते हैं एबॉर्शन, ये तीन चीजें तो आपने लिख ली। और रिस्क ऑफ द चाइल्ड बीइंग बोर्न विद सीरियस फिजिकल, ये तो हो चुका है साइडलाइन। फ्लेक्सुरल एब्नॉर्मलिटी जैसे डाउन सिंड्रोम है जिसका ब्रेन बना ही नहीं, एनएनसेफेली का मतलब एब्सेंस ऑफ ब्रेन, ऐसा बच्चा डायग्नोस हो गया, किसी को कोई हेमोफीलिया डायग्नोस हो गया, कोई टेराटोजेनिक इन्फेक्शन की वजह से कुछ बॉडी के ऑर्गन टेराटोजेनिक हार्मफुल इफेक्ट हो गए, या मदर की जिंदगी सेव करनी, मदर को कोई कार्डियक डिसऑर्डर है, कोई माइट्रल स्टेनोसिस है, कोई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है कंजेनाइटल, या मदर को कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करी तो खुद की जान को खतरा है ना, तो भी हम एबॉर्शन करवा सकते हैं। क्या कह रहे हो, एनएनसेफेली क्या होता है, ये मतलब नहीं, एनएनसेफेली मतलब ब्रेन, अगर किसी फीटस में ब्रेन वॉल्ट बना ही नहीं, ब्रेन टिश्यू बना ही नहीं, एब्सेंस ऑफ ब्रेन वॉल्ट या एब्सेंस ऑफ द ब्रेन टिश्यू कंजेनाइटली इज कॉल्ड, अगर किसी फीटस को एनेंसिफिली है तो उसकी जिस वो फीटस जिस यूटस में है उस मदर को ओलिगोहाइड्रोअम्नियंस होगा, पॉलीहाइड्रोअम्नियंस। क्या होगा, अगर एनेंसिफिली है तो ओलिगोहाइड्रोअम्नियंस होगा उसकी मां को, या फिर पॉलीहाइड्रोअम्नियंस होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं पॉलीगो, क्या बोल रहे हैं पॉलीगो, तो मैं बोलूंगा पॉलीगो मतलब कैसा, हमने ओलिगो कहा था, फिर बोले नहीं सर हमने पॉलीगो ऐसे ही आ गया, हमने हाइड्रोअम्नियंस बोला था। भाई क्या होगा, कम या ज्यादा, ज्यादा को पॉली बोलते हैं कम को ओलिगो बोलते हैं, अब बता दो एमनियोटिक ग्रोथ ज्यादा होगा कम, ज्यादा कौन बोलता है, कौन कह रहा है ज्यादा, ज्यादा कौन कह रहा है बताना, देखता हूँ आप ज्यादा कह रहे हैं, और कौन है ज्यादा, और कौन है ज्यादा वाला, उधर तीनों ही ज्यादा वाले हैं, उधर सब ज्यादा आप भी ज्यादा, कम वाला कौन है, उधर कम वाला इधर कम वाला, इधर कोई कम वाला है, कम इज वेरी नाइस आंसर बट रॉन्ग आंसर। अरे बेवकूफो, तो पॉलीहाइड्रोअम्नियंस का मीनिंग क्या होता है, एमनियोटिक ग्रोथ ज्यादा हो जाना, एमनियोटिक ग्रोथ किससे बनता है, फीटल यूरिन से, इतना तो पता ही है, इतना तो पता ही है। तो बेवकूफो, परम आदरणीय बेवकूफो,
डियर फादर नहीं है बेवकूफों, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? इधर वाली एंटीरियर पिट्यूटरी, इधर वाली हाइपोथैलेमस में एक रिसेप्टर होता है, उसको बोलते हैं ऑस्मो रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर? यहाँ पर होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। कौन सा न्यूक्लियाई? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई एक हार्मोन बनाती है, उसको बोलते हैं एडीएच। क्या बोलते हैं? एडीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एडीएच बनता कहाँ है? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस की कौन सी न्यूक्लियाई में? सुप्रा ADH is synthesized by supraoptic nuclei of hypothalamus and storage in posterior pituitary। तो बनता तो है हाइपोथैलेमस में, स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। एडीएच का फंक्शन क्या है? ओनली 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 क्या? ओनली वाटर रीअब्जॉर्प्शन। यूरिन में पानी जाने से रोकना, यूरिन आउटपुट कम करना। यूरिन आउटपुट मतलब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करना, ओनली, नॉट सोडियम। ओनली वाटर रीअब्जॉर्प्शन करना किसका काम है? ओनली। एडिशन का काम ये नहीं है। एडिशन का काम क्या है? सोडियम रिटेंशन। तो सोडियम के पीछे वाटर आता है, लेकिन एडीएच का काम है ओनली वाटर रीअब्जॉर्प्शन। एनएनसीबीली की डेफिनेशन क्या थी? खोपड़ी नहीं, खोपड़ी नहीं तो हाइपोथैलेमस नॉट मैच्योर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी नॉट मैच्योर, एडीएच सफरेज, एडीएच नहीं, इसका मतलब यूरिन यूरिन। भाई एडीएच नहीं तो पिट्यूटरी पॉली हो, देखो तो डायबिटीज इंसिपिडस। भाई एडीएच की कमी है, एडीएच का काम है यूरिन नहीं जाने देना, एडीएच नहीं तो फुल यूरिन, फुल यूरिन। तो यूरिन कहां जाएगा? फीटस का एमनियोटिक कैविटी में, तो फीटल पॉलीयूरिया। तो एडीएच सप्रेस फीटल पॉलीयूरिया लीड टू पॉलीहाइड्रोनियंस। समझ में आया? तो एडीएच सप्रेस हो गया क्योंकि है ही नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस मैच्योर ही नहीं है, डेवलप ही नहीं है। अंडर डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी लीड टू एडीएच सप्रेस, लीड टू फीटल पॉलीयूरिया, लीड टू पॉलीहाइड्रोनियंस। बेसिक फंडा है, फिर भी याद नहीं। ये समझ आ गया किस किस का अबॉर्शन करवा सकते हैं? रिकमेंडेशन लिखना है, लिखो तो जल्दी लिखो रे। हाँ, कौन बोला? किसके बारे में? सलाद, सलाद, स्ट्रेटजी। Oh my God, strategy. Oh, let me tell you, my dear student. Today we will discuss how to study very hard in soft way. Okay? Okay. चलो भाई, अब मैम ने बोल दिया, पीछे बैठ के इतनी जोर से आवाज निकाली है कि बहुत दूर तक जाएगी आवाज। चलो बताएंगे, जब 20 मिनट बाकी रहते मेरे को बोल देना। कितने मिनट? ठीक है। अरे 10 कहाँ बचे हैं? 4:25 में बेवकूफ। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। देखो हमने रिकमेंडेशन सुनो प्लीज। पहले रिकमेंडेशन कौन करवा सकता है अबॉर्शन? पहला, अच्छा ये तो बताया नहीं तरीके ऑफ अबॉर्शन। पहले तो तरीके पढ़ लेना, तो लिखो तरीके ऑफ अबॉर्शन। तरीके मतलब मेथड ऑफ अबॉर्शन। मेथड का मतलब हाउ टू इंड्यूस अबॉर्शंस, ऐसे बोल सकते हैं। आप सुनना, सबसे पहला मेथड जिसको बोलते हैं मेडिकल, मतलब ड्रग वाला मेथड, जिसको बोलते हैं मेडिकल ड्रग्स वाला बेसिक। अब सुनना अच्छे से। पहला, अगर प्रेगनेंसी 64 दिन से कम है, 64 दिन का मतलब लगभग लगभग 9 वीक। वाओ, कितना वीक? 7 9 63। ठीक है, कितने वीक से कम है? या प्रेगनेंसी 12 वीक से कम है। कितने से कम है? या प्रेगनेंसी लगभग 13 से 14 वीक की है, अर्ली सेकंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। या फिर मैक्सिमम 24 वीक से कम। तो मैक्सिमम एमटीपी नया रूल आ गया, कितने वीक तक करवा सकते हैं एमटीपी? पहले 20 था, 2021 में रूल आके बढ़ा के कितना कर दिया? 24 वीक, अगर 24 वीक से कम है। तो सबका अलग अलग रूल है। अगर कोई फीमेल 64 दिन से एलएमपी से काउंट करते हैं, कहां से? ऐसे नहीं है मिस पीरियड हो गया, आप बोलोगे एक दिन की प्रेगनेंसी, एक दिन की नहीं है, वो 31 दिन की प्रेगनेंसी है। समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? एलएमपी के फर्स्ट डे से काउंट करते हैं। तो अगर कोई फीमेल एलएमपी के फर्स्ट डे से लेस देन 64 डेज हुए हैं, उसमें जो मेथड यूज करते हैं उसको बोलते हैं एमटीपी किट्स। क्या बोलते हैं? एमटीपी किट्स। इसको बोलते हैं मेडिकल मेथड। कौन सा मेथड? केवल ड्रग मेथड बोलते हैं इसको। इसमें सिर्फ ड्रग्स देते हैं, इसमें हॉस्पिटल में एडमिट कुछ नहीं होना पड़ता, ड्रग देके घर भेज देते हैं, उसको बता देते हैं कैसे कैसे ड्रग लेनी है। इसका मोस्ट कॉमन है कि इनकम्प्लीट हो जाता है, अगर सही से नहीं लोगे तो इसका इनकम्प्लीट हो जाएगा, फिर ये करना पड़ेगा। तो अगर कोई 12 वीक से कम प्रेग्नेंट है तो इसमें करते हैं एमवीए। कौन सा मेथड? मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशंस या इवैक्यूएशन एस्पिरेशन, एक ही बात, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशंस। अगर कोई 12 वीक को क्रॉस करके अप्रोक्सीमेट लगभग 12 को क्रॉस किया ही है, सेकंड अर्ली सेकंड ट्राइमेस्टर, इसमें करते हैं डी एंड ई डायलिटेशन, सर्विस को डायलेट करवाएंगे ऑक्सीटोसिन लगा के, और फिर इवैक्यूएट करेंगे डिटेक्शन वगैरह जो यूज करते हैं, ब्लंट वो सारा डायलिटेशंस एंड। और अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में है सबसे डी एंड सी, डी एंड सी, डी एंड डायलिटेशन एंड कोरेटेज। इसमें एंडोमेट्रियम को कोरेटेज मतलब कुछ भी बाकी ना रहे, इसलिए एक ऐड हो जाता है, इसमें बोलते हैं कोरेटेज। ये मेथड हो गया। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं ये बताऊंगा जब तक 40 हो जाएगी, मुझे पता है। आप इसके नीचे नीचे लिख सकते हैं ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में तो आपको वापस लिखने की जरूरत नहीं है, इसके नीचे एरो करोगे तो बाकी वाले के बारे में ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो सब इसमें ही है, मेन 64 दिन वाले में है, बाकी में कुछ है नहीं। अब लेस देन 64 डेज में कौन सा मेथड यूज करते हैं? एमटीपी किट। एमटीपी किट क्या होता है? उसको क्लीन किट भी बोलते हैं। एमटीपी किट का दूसरा नाम क्या है?
देखते हैं क्या होता है इसमें। लिख लिया हो तो बताओ आगे। लिखा। इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड, बट मोस्ट कॉमन किसमें है? लेस देन 64 डेज में मोस्ट कॉमन होगा ना। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन पूछ लेना, वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन तो ये है। वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन मेथड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज एमवीए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन करवाने के लिए वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है? एमवीए। वर्ल्ड वाइड है ना, वर्ल्ड वाइड में एमवीए है ना। अब देखना इसके बारे में पढ़े, लिख लिया आपने सबने? ये क्या होता है इधर ध्यान देना। मिटा दूं सब? मिटा दूं ना? आप इसके नीचे एरो कर देना, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे ये एमटीपी किट है, एमटीपी किट का मतलब ये होता है इसमें 5 टैबलेट का किट आएगा। कितने टैबलेट? हॉस्पिटल में काम किया होगा तो आपने देखी होगी, ये 4 है और ये 1, टोटल कितनी टैबलेट है? 5। जो एक टैबलेट है उसका नाम है मीफेप्रिस्टोन। इसका नाम क्या है? मीफेप्रिस्टोन। और ये 4 टैबलेट है, इन चारों का नाम है मीजोप्रोस्टोल। मतलब ये प्रोस्टाग्लैंडिन है। ये क्या है? 4 प्रोस्टाग्लैंडिन। ये एंटी प्रोजेस्टेरोन टैबलेट है, ये एंटी प्रोजेस्टेरोन है और ये प्रोस्टाग्लैंडिन है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इंप्लांटेशन तो रखा है फीटस, तो हम पहले क्या करेंगे? एंटी प्रोजेस्टेरोन देंगे पहले, ताकि इंप्लांटेशन हो जाए। भाई पहले क्या करेंगे? भाई पहले सर्विक्स डायलेट क्यों करवाएं? पहले हम क्या करेंगे? एंटी प्रोजेस्टेरोन देंगे, ताकि वहां से इंप्लांटेड जो एम्ब्रियो है, जो इंप्लांटेड फीटस है, उसको हम क्या करें? डीजनरेट करवाएं। फिर उसके बाद में हम सर्विक्स डायलेट करवाएंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? सर्विक्स डायलेटेशन करता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन के 2 काम है, सर्वाइकल डायलेटेशन प्लस यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन। तो पहले दिन जिस दिन भी देंगे, अब हम क्या करेंगे? शेड्यूल। शेड्यूल किसका पढ़ेगा? नहीं, ये टैबलेट एमटीपी किट का शेड्यूल। डे फर्स्ट, डे फर्स्ट का जब भी स्टार्ट करो, ऐसा जरूरी नहीं है सुबह करनी है शाम को करनी, कोई जरूरी नहीं है। डे फर्स्ट आपको लेना है ओरल। कौन सी टैबलेट? मीफेप्रिस्टोन। कितनी टैबलेट? 1। एक टैबलेट ये आपने कौन सी ली? मीफेप्रिस्टोन। अब 24 घंटे का वेट करना है। कुछ होगा नहीं, सिर्फ हल्का हल्का पेट दर्द हो सकता है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगले 4-6 घंटे में कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, फिर धीरे धीरे 5-10 घंटे बाद कुछ सिम्टम्स पेन वगैरह होना स्टार्ट हो सकता है। मोस्टली पेन जो भी होगा ये टैबलेट लेने के बाद होगा। इस टैबलेट लेने से ज्यादा कोई साइन सिम्टम नहीं आएंगे, लेकिन फिर इसकी ग्रोथ उसी जगह हो जाएगी। अब ठीक है, तो ले ली। अब आता है इसके 24 घंटे बाद, आफ्टर 24 आवर। ये टैबलेट तो एक ही थी, हमने ले ली। अब ये कितनी है? 4 है। आफ्टर 24 आवर हम 2 टैबलेट लेंगे इंट्रावेजाइनल। कौन से रूट से? ऐसा बोलते हैं, किताब ऐसा कहती है कि अगर ओरल भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रोस्टाग्लैंडिन लोकल ज्यादा इफेक्टिव होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन लोकल मच इफेक्टिव देन सिस्टमैटिक। तो प्रोस्टाग्लैंडिन को इंट्रावेजाइनल देने के 30 मिनट तक मरीज को क्या करना है? लेन डाउन पर, क्योंकि ड्रग ऑब्जर्व होनी चाहिए ना। एब्जॉर्ब नहीं होगी, अगर भाई आपने टैबलेट इंट्रावेजाइनल इंसर्ट करी, उसके बाद पेशेंट उठ गया, तो टैबलेट एक्सपेल आउट हो जाएगी, तो उसका एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो इंट्रावेजाइनल देनी है। कितनी टैबलेट? इंश्योर करना है कि वेजाइनल कैनाल के सर्विस तक गई है टैबलेट। उसके अंदर साथ में इंसर्शन भी आता है, और ऐसे भी जैसे आपको डॉक्टर को प्रैक्टिस होता है घर पे एक्सप्लेन कर देता है आपको कैसे यूज करना है। तो 2 टैबलेट इंट्रावेजाइनल लेने के बाद में 30 मिनट तक रेस्ट करना है। अब इसमें अब साइन सिम्टम है, कॉन्ट्रैक्शन होगा यूट्रस में, सर्विक्स डायलेटेशन होगी, तो यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर 2 टैब किसी किसी में तो क्या होता है, 2 टैबलेट से भी जो भी छोटा सा एम्ब्रियो है वो बाहर। 64 दिन का मतलब क्या है? अभी तक एम्ब्रियो ही है, तो वो बाहर आ जाता है। मैक्सिमम में नहीं भी आता, तो डॉक्टर क्या करते हैं? 2 टैबलेट और इसके 24 घंटे बाद, इसके 24 घंटे बाद, क्योंकि बची हुई है ना 2 टैबलेट इंट्रावेजाइनल। कौन सी? तो मतलब पहले 2 फिर 2, चाहे कैसे भी तो ये सेम है। 95 से 98% चांस है कि एबॉर्शन कंप्लीट हो जाएगा अगर 64 दिन से कम है तो। क्वेश्चन आता है एफिकेसी कितनी? 95 से 98% एफिकेसी है। एमटीपी किट की एफिकेसी कितनी है? द एफिकेसी ऑफ एमटीपी किट इज 95 to 98%। अगर आपने सही ली है, लेने के बाद में आधा घंटा तक या आधा घंटा से ज्यादा भी अगर आपने रेस्ट की है, तो एब्जॉर्प्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही सही रिजल्ट आएगा। अब किसी किसी में नहीं हो पाता, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? चाहे प्रेगनेंसी 5 वीक की क्यों ना, एमवीए करना है भाई, कुछ पार्ट पीछे रह गया तो अब ड्रग से कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? एमवीए, मैनुअली वैक्यूम बना के एस्पिरेट करना पड़ेगा। उसको कैसे करते हैं उसको भी समझ लेते। तो एमटीपी किट समझ में आ गया? कुछ नहीं है, 5 टैबलेट का किट है, लेस देन 60 बहुत अच्छा है, और उसके बाद में थोड़ी एफिकेसी कम हो जाती है। जितना जल्दी दोगे मिस्ड पीरियड में। देखना एक बात और याद रखना, ये गांव में मोस्ट कॉमन यूज होता है। गांव में मोस्ट कॉमन जो अनएजुकेटेड कपल होते हैं, जो उनको कुछ पता, उसको लगता है अनप्लान प्रेगनेंसी होगी, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी होगी, और मेडिकल वाले धूम धड़ाके से बेचते हैं, क्योंकि आता 90 रुपए में, लेते 2000 रुपए। 90 रुपए का किट आता, कितने लेते हैं? 2000। और उसको धीरे जाके बोलते हैं वो किट देना, वो ऐसे देता है, चुपचाप डाल लेते हैं। मेडिकल वाला भी खुश, एक दिन में 2000 कमा लिए। लेकिन ये एमटीपी किट बाई चांस किस्मत किसके खराब है, अगर वो फीमेल एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, उसमें दे दी, जान चली जाएगी उसकी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कौन सा इंडिकेशन है? क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी कहाँ है? फैलोपियन ट्यूब में। आप जो कॉन्ट्रैक्शन होगा भयंकर, लेकिन वो जहाँ यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा, सर्वाइकल डायलेटेशन होगा, यूट्रस में कुछ है ही नहीं। फीमेल तो यूट्रस से बाहर प्रेग्नेंट है, फैलोपियन ट्यूब में है, जो भी है, आप उसको स्टिमुलेट किया, फैलोपियन ट्यूब फट भी सकती है, टाइम से पहले फट सकती है। हो सकता है 10-4 दिन बाद होने वाला था, पहले फट जाए, तो कंप्लीट कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एमटीपी किट इज एक्टोपिक नहीं देना है। तो कभी भी क्वेश्चन आता है कि किसी को अबॉर्शन करवाना है, तो सबसे पहले डायग्नोसिस क्या करोगे? यूएसजी, पता करेंगे फीटस है कहाँ। गांव में लोग नहीं करते। अब कुछ लोग बोलते हैं ऐसे क्यों करें, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कोई 5000 प्रेगनेंसी में एक में होती है, क्या पता उन 5000 में हुई हो, तो फीमेल गई ना वापस कहां से लाओगे भाई?
सीधी बात है ना, हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, और वो अपने आप में तो एक ही है। प्रेगनेंसी चाहे 5,000 में एक है, वो तो एक ही है, वो तो वापस नहीं आएगी। तो हर एक को ऐसे ट्रीट करना है जैसे सेल्फ। तो काम हालांकि चलता है, लेकिन पता नहीं किसका किस्मत खराब हो, पता नहीं किसका कैसा किस्मत हो, तो इसीलिए अपने को याद रखना है। तो आप कभी भी देख लेना, जितने भी कंपाउंडर होते हैं उसके पास जो ही जाओगे वो कभी मना नहीं करेगा, रिजल्ट रिजल्ट कितना है, 101% रिजल्ट है, वो क्या बोलेगा 101। और डॉक्टर के पास जाओगे ना, अगर एक्सपर्ट डॉक्टर ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाओगे, वो बोलेगा मैं यूएसजी से बिना एमटीपीकेट नहीं दूंगी या नहीं दूंगा। ज्यादातर फीमेल होती है वैसी बोलती मैं नहीं, मतलब कुल मिला के वो कभी भी यूएसजी के बिना एमटीपीकेट नहीं देगी। तो एमटीपीकेट लेना भारी पड़ जाए, यूएसजी करती है ट्रांस वजन 7,000 में, फिर वो एमटीपीकेट खुद की फीस 1,000, फिर लोग जाते हैं कंपाउंडर के पास, तो दे देना प्लीज। अब किसी की किस्मत खराब हो तो मामला बिगड़ सकता है। अपना बताने का फर्ज है, आपका पढ़ने का फर्ज है, आपको याद रखना इस बात को। समझ आ गई, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। अगर इसमें इतना सा भी रह गया, देखो ये कुदरत का नियम है, इतना सा भी रह गया तो जिस दिन प्रेगनेंसी होती है उसके 4 वीक बाद तक फीटस एक गेहूं के दाने जितना होता है। फर्टिलाइजेशन के 4 वीक बाद तक सिर्फ काली मिर्च जितना होता है, लेकिन 9 महीने बाद कितना हो जाता है, 2.5 किलो का। तो सोचो अगर इतना सा भी रह गया तो ग्रो करेगा नहीं करेगा। तो अब आपको फॉरेन बॉडी आपने उसको छेड़ दिया तो अब ब्लीडिंग करेगा, अगर वो इन्फेक्शन करेगा अब हमें निकालना नहीं पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, MVA। अब इससे अगर फेल हो गया तो क्या करोगे, तो जब भी किसी को एंटीबीटिक देते हैं फेल हो जाता है, डॉक्टर बोलते हैं MVA करेंगे, क्या करेंगे, MVA समझा देते हैं, खत्म बात। ये समझ लिया। अब दूसरा था MVA। MVA कुछ भी नहीं है, 10 मिनट का प्रोसीजर है, 5-10 मिनट का प्रोसीजर है, बट एज पर डॉक्टर होना चाहिए, वरना अंदर सेप्सिस करवा देगा, सेप्सिस करवा देगा और ग्रेड 4 हो गया तो जान भी जा सकती है। और है 10 मिनट का प्रोसीजर, सिर्फ 10। क्या है, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, मैनुअली वैक्यूम अंदर कुछ पार्ट रह गया, जैसे ये पहले फीटस इतना था सब निकल गया, इतना सा पीछे रह गया, इतना सा भी नहीं रहना चाहिए, उसको बोलते हैं कंप्लीट अबॉर्शन। फीटस का प्लेसेंटा का कुछ भी पार्ट बाकी रह जाना इनकम्प्लीट अबॉर्शन है, चाहे वो गेहूं के दाने जितने क्यों नहीं रहना तो नहीं रहना, अगर रह गया वो क्या है, इनकम्प्लीट। अब ये रह गया अब क्या करेगा, ये सेप्सिस करेगा। हम क्या डॉक्टर क्या करते हैं, मैनुअली सिरिंज आती है, स्पेशली सिरिंज आती है जिसको आप कार्बन कैनुला भी बोलते हैं। अबॉर्शन में कौन सी सिरिंज यूज करते हैं, कार्बन कैनुला, ये भी आता है एग्जाम में क्वेश्चन। अलग अलग वीक के अकॉर्डिंग कैनुला के नंबर होते हैं, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, इमेज में पढ़ेंगे, पूरी हो जाएगी तो लास्ट में आएगा। अलग अलग नंबर होते हैं कैनुला के आगे, नीडल के नंबर होते हैं 7 से लेकर 15 तक। तो कार्बन कैनुला इसके आगे सिरिंज लगती है। अब उस सिरिंज से क्या करेंगे, फ्लूइड भरेंगे यूट्रस में, फिर उसको वैक्यूम से मैनुअली एस्पिरेट करेंगे। तो जब आप किसी को फ्लूइड भर के मैनुअली एस्पिरेट करोगे, उसके अंदर जो कुछ भी है वो बाहर आ जाएगा, वैक्यूम बना के। वैक्यूम का मतलब क्या, नेगेटिव प्रेशर, तो अंदर कुछ भी। तो क्वेश्चन आता है MVA का प्रेशर कितना रखते हैं, 300 to 600 mm of Hg, बस इतना याद रखना है। और क्या है, मैनुअली वैक्यूम एस्पिरेट करते हैं, और कुछ है नहीं इसमें, खत्म बात। और D&E करना है, उसमें कुछ नहीं है, फुल फॉर्म ही पढ़नी थी बस। 12 वीक के बाद जब भी करेंगे ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन देना पड़ेगा, बिना ऑक्सीटोसिन के नहीं होगा। D&E में भी देना पड़ेगा और D&C में भी। तो D&E और D&C MVA से कैसे अलग है, क्योंकि इसमें ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन देना पड़ता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाना पड़ता है, वरना होगी नहीं बस। उसमें सिर्फ इवाकुएट करते हैं D&D में, और उसमें इवाकुएट के अलावा कुलेट भी करते हैं, बस ये हो गया मेथड। बाकी रिकमेंडेशन कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, ये हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मिनट बचे हैं 17। मैं कैसे बताऊं शॉर्ट में सब चीजें, लेकिन आई विल ट्राई, क्योंकि टाइम लगने वाली चीज है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। देखो बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट रहता है, सर कैसे पढ़े क्या पढ़े, सबका अपना अपना स्ट्रेटजी है। मैं बताऊं तो भी अपनी अपनी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से चलती है, पहली बात तो ये। और पढ़ना क्या है ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजी सबकी अपनी अपनी है। कोई रात को पढ़ता है, कोई रात को सो जाता है, अगली मॉर्निंग पढ़ता है, तो उसकी स्ट्रेटजी हमारे साथ मैच नहीं करती। बट आप क्लास लेते हो, क्लास के बाद में अपनी, अरे सुन लो आप, आपको लगता है क्लास पूरी हो गई, फिर मैं क्यों बताऊं, 1% भी मुझे लगेगा तो मैं कब बाईपास कर लूंगा पता ही नहीं चलेगा। यू नो अबाउट वॉल्ट पार्किंसन राइट सिंड्रोम, क्या होता है, हार्ट क्या कर गया, इंपल्स बाईपास करके, पता ही नहीं चला, पीआर इंटरवल लेस देन 0.12 सेकंड। पर अगर आप चाहोगे तो हार्ट ब्लॉक भी करवा देंगे। सारी चीजें ये है कि रुकना है या चलाना है। देखो आप अगर थोड़ा बहुत भी ऐसे किया, मैं क्यों करूं, मेरे को क्या लेना, कोई जरूरी नहीं। दूसरी बात, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिसका सिलेबस पूरा होने वाला है, बहुत सारे ऐसे हैं सर अभी अभी आए सर, सर जो भी पढ़ते हैं वो भी याद नहीं होता हमें तो। आप तो बात करते हो सॉन्डर्स मॉस्बी की, जो पढ़ते याद नहीं होता, क्या करें, कितनी बार पढ़ लिया भूल जाते हैं, क्यों भाई, ये क्यों भूल जाते हो, किसी का बर्थडे याद रखना हो, 12 बजे अलार्म लगा के याद करते हो, नहीं किया तो जिंदगी में 12 बजा देगा वापस, तो उसका कैसे याद रहता है, कोई याद करवाने आता है भाई, अपने बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे भी तो याद रखते हो ना, वो क्यों रखते हो, कोई रीजन होगा, तो नहीं रखा तो हाँ, तो याद नहीं होता, ये तो कोई बोलेगा नहीं। अब दिक्कत ये है कि पढ़ने के लिए 4 चीजें चाहिए, एक तो क्या चाहिए अपने, क्या चाहिए भाई, दूसरे क्या चाहिए, थ्योरी की बात बता रहा हूँ, सॉन्डर्स की थ्योरी चाहिए, कौन से एनक्लेस की थ्योरी चाहिए, तीसरी बात एमसीक्यू चाहिए। एमसीक्यू में दो तरीके से, कोई दो लोकल गाइड चाहिए जो आपका मन करे, और दो कोई स्टैंडर्ड गाइड चाहिए। ये तो है सिस्टमेटिक। स्टैंडर्ड गाइड का मतलब होता है एक तो ये सॉन्डर्स वाली बुक एमसीक्यू के लिए, और एक मॉस्बी वाली, ये तो है सिस्टमेटिक कोर्स के लिए, साथ साथ में पढ़ने के लिए। अब इसको अलग अलग पढ़े कैसे, चीजें चाहिए कितनी, ये 4 चाहिए। अब इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, देखो एक तो बंदा ऐसे पढ़ाई करता है, सर पहले मैं सारी नर्सिंग की थ्योरी पढ़ूंगा, फिर मैं सारे एमसीक्यू निकालूंगा, ऐसे कभी सिलेबस जिंदगी में पूरा नहीं होगा 7 साल तक, हाँ नहीं होगा। अब यहाँ तुम पढ़ रहे हो, उसके अलावा अपना 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लगाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सारी नए हैं, सारी कौन है, नए हैं। तो आज नए वालों के लिए बताया जिसका सिलेबस पूरा हो गया, उनके लिए आज हम कुछ नहीं बता रहे, क्योंकि उनके लिए बहुत अलग है, बिल्कुल अलग ही है। जिसका सिलेबस या तो पूरा हो गया या पूरा होने वाला है, उनके लिए अलग है। जिसको पढ़ते हुए 2 1 महीने हुए, उनके लिए बिल्कुल अलग प्लानिंग चलती है। तो दोनों के साथ में अपन बात करें तो चीजें तो 4 चाहिए।
लेकिन इन 4 चीजों को मॉडिफाई करे कैसे, हो कैसे? तो हम क्या करेंगे, इन 4 चीजों को पहले सब्जेक्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो एक बड़ा बड़ा सब्जेक्ट कौन सा होता है? और एमएसएन में आपको पता है सारे क्या है, सिस्टम है। ये तो सबसे अच्छी बात है एमएसएन की कि एमएसएन में सिस्टम है। और सॉन्डर्स कौन कौन से में होती है? फंडामेंटल में होती है, पीडीएम में होती है, ओबीजी में होती है, और साइकेट्रिक में भी होती है। और किसी में नहीं, मतलब थ्योरी सिर्फ इसमें सॉन्डर्स की होती है। क्लास नोट्स तो आपके पास सब है, बाकी चीजों की आपको क्या है, सॉन्डर्स इस चीज की है। अब और क्या क्या बच गई? सीएचएन, और क्या बच गई बोलो? माइक्रो और जेनेटिक्स और सोशियो और फार्मा। फार्मा तो एमएसएन के साथ आगे माना क्या है सिस्टम का, और न्यूट्रिशन, रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, तीनों साथ में है ना, यही है बात। अब क्या है, इनकी तो हमारे पास में होती है सॉन्डर्स बुक भी, इनकी सॉन्डर्स बुक नहीं होती, इनकी सॉन्डर्स बुक होती नहीं है। इसको हमें क्लास नोट्स पढ़ के सीधा एमसीक्यू करना पड़ता है। सीधा क्लास नोट्स पढ़ो और उसके लिए एमसीक्यू पूरे करो। तो आप कोशिश करो कि रिसर्च एडमिन एजुकेशन को फिलहाल अभी छोड़ देते हैं, न्यूट्रिशन को एक साथ ही पढ़ने की कोशिश करनी, ज्यादा बड़ी नहीं होती, एक दिन में आप फिनिश कर सकते हो या 2 दिन में हाईएस्ट। इसको भी आप एक या 2 पार्ट में एक साथ ही पूरी करोगे जब भी थ्योरी पढ़ोगे। इसको भी एक साथ करोगे, इसको भी एक साथ करोगे, माइक्रो को भी एक साथ करोगे, बाकी को सबको एमएसएन के अलावा अपने हिसाब से 3-3 पार्ट में डिवाइड करोगे, जैसे आपको सहूलियत लगे उसके हिसाब से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब डिवाइड जिसका सिलेबस नहीं हुआ वो क्या डिवाइड करेगा? उसके लिए तो डिवाइड करने वाली बात ही नहीं है, ये तो जिसका सिलेबस पूरा वो डिवाइड करेगा। तो जो लोग नए आए हैं उसको इसमें क्या मॉडिफिकेशन करना है? उसमें मॉडिफिकेशन ये करना है कि जैसे आपकी क्लास 2:30 बजे से 7:30 बजे तक चलती है, तो 9 बजे तक तुम्हारे खाने वाने में टाइम लग जाता है, इधर उधर बातें करने में, खाने में, तू कैसे पढ़ रही, मैं कैसे पढ़ रहा है, ऐसे करते करते टाइम चला गया 9 बजे तक। अब तुम लोग क्या करोगे, शाम को जब भी पढ़ने बैठोगे, आज 9 बजे से शाम को 10:30 तक, मेरा ऐसा मानना है आज जो भी पढ़ा उसका रिविजन करोगे। आज आपने जो भी पढ़ा उसका क्या करोगे आप लोग, रिविजन में स्पेशली जो हाईलाइटेड पॉइंट है, जैसे चला चला के बोला, उसको जरूर आप डिस्कस करोगे। जो इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की उसको जरूर आप पढ़ोगे। फिर ये जो 10:30 बजे 11 बजे, आधा घंटा और खा जाओ बीच में, 11 बजे से लगभग कुछ 12:30 सो जाते हैं, कुछ 1:30 बजे सोते हैं। तो कोई 12:30 सो जाते होंगे, कोई 1:30 बजे तक होंगे, जो अपनी अपनी मर्जी है। 12:30 सो जाते हैं, उसमें ज्यादा पढ़ लेंगे 1 घंटा, उनका टाइम अपने हिसाब से सेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या कोशिश करनी है, अलग चैप्टर चलेगा कि आपने सिलेबस स्टार्ट किए हुए 2 महीने हो गए, तो कुछ ना कुछ तो पूरा हुआ है, चाहे कार्डियो पूरा हुआ है, चाहे साइकेट्रिक पूरा हुआ है, चाहे रेस्पिरेटरी पूरा हुआ है, चाहे ओबीजी पूरा हुआ है, कुछ ना कुछ पूरा हुआ है, तो उसको अलग ही चलाना है। अब इसमें क्या पढ़ना है, रोजाना शाम को 11 से 1:30 बजे तक नए वालों आपको कोई एक सब्जेक्ट उठाना है। अगर एमएसएन है तो उसका सिस्टम उठाना है, एमएसएन नहीं है तो कोई एक सब्जेक्ट उठाना है। वो सब्जेक्ट उठाया, उसके पहले पढ़ोगे क्लास नोट्स, रिवीजन कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो उसका, उसके उठाएंगे क्लास नोट्स। क्लास नोट्स पढ़ेंगे, जो ही एमसीक्यू नहीं निकालना है, क्लास नोट्स पूरे हो जाए तो उसकी अगर सॉन्डर्स है तो क्या पढ़ेंगे। लेकिन बात क्या कर रहा हूँ दोनों में, थियरी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, आपने जैसे कि एमएसएन का कार्डियो पढ़ा, उसका पढ़ोगे क्लास नोट्स और उसी की पढ़ोगे सॉन्डर्स, उसी सिस्टम की, वो भी पूरा है, साइकेट्रिक पूरी हुई है। तो जो चीज आप क्लास नोट्स पढ़ रहे हो, बड़ा छोटा नहीं, एक सीजोफ्रेनिया पढ़ के मैं सीजोफ्रेनिया के भी सॉन्डर्स पढ़ रही, पूरा एक चैप्टर, बस साइकेट्रिक को 3 पार्ट में डिवाइडेशन करना है, सीएचएन को भी 3 बड़े पार्ट में, क्या उसको जो हो रखा है उसको बड़े बड़े पार्ट में डिवाइड करना है, ओबीजी को 3 भी करना है, हो सके तो लेबर से पहले एक लेबर और एक लेबर के बाद की पूरी एक छोटे छोटे करोगे, आपको ना तो एमसीक्यू मिलेंगे बुक में, तुम्हारा इरिटेशन बढ़ेगा, तुम गुस्सा हो जाओगे, क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, परेशान हो जाओगे। तो बड़ा बड़ा डिवाइडेशन कर लो, अपने हिसाब से डिवाइड किया। अब ये क्लास नोट्स पढ़ लिए किसी एक बड़े चैप्टर का, एमएसएन है तो सिस्टम है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, और बाकी वाले में बड़ा चैप्टर, जो ही थ्योरी पूरी हो जाए आपको निकालने हैं एमसीक्यू। बहुत सारे एक दिन में कैसे निकाले, 2.5 घंटे, मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ, रोजाना का 2.5 घंटे पढ़ना है, जहाँ खत्म हो छोड़ दो, आज 7-8 दिन में तो एक सब्जेक्ट पूरा होगा, 5 दिन कंटिन्यू थ्योरी चलेगी, 3 दिन कंटिन्यू एमसीक्यू चलेंगे। मतलब एक शेड्यूल रखना है कि रोजाना मेरे को 2.5 घंटे जो पुराना हो रखा है उसको रिवीजन करते रहना है, ठीक है। और ये जब एमसीक्यू निकालो तो कम से कम 2 लोकल गाइड में से पहले निकालना है, सीधे एनक्लेस में हाथ नहीं डालना, लोकल जो भी आपको अच्छी लगे, जो भी मुझे नहीं पता, जो भी आपको अच्छी लगे आपको उनमें से क्वेश्चन निकालने, जो लोकल गाइड में से क्वेश्चन हो जाए आपको 2 स्टैंडर्ड गाइड में से क्वेश्चन निकालने, इसका एक का नाम है एनक्लेस सॉन्डर्स और एक का नाम है मॉसबी। रोजाना 2.5 घंटा इस प्रोसेस को देते रहना है, जो हो रखा है उसको। ये आप 1:30 बज गई, अब आप 2 से 6 सो गए, 6 से 8 तक सुबह आपने अपना काम किया, नहाए धोए, खाना पिया, ब्रेकफास्ट किया, जो भी किया, 8 बजे। अब अगर मैं बोलूं 8 से 9 या 9 से 10, लगभग 8:30 से 9:30 बजे तक, कितने बजे तक, अब नेक्स्ट ये मिटा दो, ये तो मिटा दो ना, मिट गया होगा। अब सुबह 8:30 से 9:30 तक आपको अगेन जो कल पढ़ा था उसका क्या करना है, रिवीजन। कल पढ़ा था आपने, कितने घंटे दिए, 1 घंटा पहले और 1 घंटा, 2 घंटे दे चुके हो, और वो 2.5 घंटे आपके अलग चल रहे हैं। जो पुराना सिलेबस हो रहा था उसका रिवीजन हो रहा है, ये नया भी चल रहा है, ये इसका रिवीजन वापस कब हो जाएगा, जब ये पूरा हो जाएगा, उसमें शिफ्ट हो जाएगा, किसमें, शाम को 10 से 1 वाले में शिफ्ट हो जाएगा, ये तो किसका भी रिवीजन होता रहेगा, और नई चीजें रोजाना रिवीजन होगी, पुरानी चीजें उसमें रिवीजन शिफ्ट हो जाएगी 7 दिन बैक में। ये आप क्या करोगे, कल का रिवीजन करोगे। अब 9:30 तक कर लिया, अब आपके पास में 9:30 से आधा घंटा और मैं खा जाता हूँ, लगातार कोई नहीं पड़ता, कोई नहीं, सबका टाइम जाता है, आपको लगता है नहीं जाता है। अब 10 बजे से आपके पास में 1:30 तक का टाइम है, उसमें आपको 1 घंटा सोना भी है, 1 घंटा सोना भी है, क्लास भी देखनी है और टेस्ट सीरीज भी है। इसमें आपको मैनेज करना है कि अब ये काम आप कब करते हो, फ्री की बात चल रही है ना, उसमें आपको 1 घंटा सोना भी है 100%, क्लास भी देखनी है, और एक काम और करना है, ये नए वालों के लिए बता रहा हूँ, पुराने वालों का इस शेड्यूल से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग चलेगा, उनका कुछ और अलग है, उनके तो बहुत गोल्डन टाइम होता है। टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, कोई भी टेस्ट सीरीज ले रखी है आपने, चाहे किसी बुक में से पेपर, सोचना का एक पेपर सॉल्व करना मींस
करना और पेपर सॉल्व कैसे करना, एक रजिस्टर लेना है नया, उसका नाम ही टेस्ट सीरीज रजिस्टर रखना है। पहले नंबर पेज के ऊपर लिखना है टेस्ट नंबर 1, पहले अपने हिसाब से क्वेश्चन देना है, टेस्ट दे देना है, जो जो गलत हुए, जो जो रॉन्ग हुए, उसको टेस्ट में रजिस्टर में नंबर लगा के लिखना है कि ये मेरे क्या हो गए, गलत हो गए। 1 घंटा ये प्रैक्टिस करनी है, 1 घंटे हो जाएगा पेपर आराम से। टेस्ट प्रैक्टिस करनी है कितना घंटा, 1 घंटा ओनली। इसमें आपको पेपर दिया, जो जो गलत हुए आप शॉर्ट में लिखना, 4 लाइन का क्वेश्चन आपको 4 में नहीं लिखना। क्वेश्चन आ जाए वहां पे जाके कि एक फीमेल है हॉस्पिटल में आई है 30 वीक की है, उसको पेनलेस वैजिनल ब्लीडिंग है तो कौन सा है, तो आप क्वेश्चन प्रीवियस है, आपको बड़े से आपको क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना, शॉर्ट में लिखना है कि अगर बाई चांस 28 वीक से लेबर तक ब्लीडिंग होती है और पेनलेस होती है तो वो प्रेजेंट प्रीवियस होता है। तो सामने एक लाइन में क्वेश्चन आंसर दोनों फिनिश करना है, क्वेश्चन अलग पेन से आंसर अलग पेन से, एक लाइन में डैश करके। ये जब तुम रिवीजन करोगे नेक्स्ट, तुम्हें टेस्ट वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम वो बुक देखोगे, 30 क्वेश्चन देखोगे, तुम्हारे 100 क्वेश्चन तैयार है, क्योंकि तुम्हारे 30 गलत है 30 लिख लो, 40 गलत है 40 लिख लो, 50 है तो 50 लिख लो। तो ये तुम्हारा चलेगा टेस्ट प्रैक्टिस। एक पुराने वालों के लिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज है, ये जो दोबारा रिवीजन वाला ये भी उनके लिए नहीं होता, उनके लिए कुछ और ही होता है। अब क्लास देखनी, जैसे आपको 10:30 वाली क्लास चल रही, आप क्लास देखते समय आप कोई भी क्लास देखो, आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि बिना कॉपी पेन के क्लास नहीं देखनी। अगर आप बिना कॉपी पेन के क्लास देखते हो, जरूरी है पेज भरना, आप तो शॉर्ट में लिखो, आपको समझ में आना चाहिए। बिना कॉपी पेन के कोई टेस्ट सीरीज नहीं देना, बिना कॉपी पेन के कभी भी कोई क्लास नहीं देखनी। कॉपी पेन पास में एक नाम रख दो, क्लास क्लास वाला रजिस्टर, एक नाम रख दो टेस्ट सीरीज वाला रजिस्टर, यही काम आने वाले आगे। और जो जो तुम्हारा सिलेबस आगे बढ़ेगा टेस्ट सीरीज में नंबर पढ़ने शुरू हो जाएंगे। स्टार्टिंग में नंबर नहीं आएंगे टेस्ट प्रैक्टिस में, लेकिन जो जो आगे बढ़ेगा तुम्हारे नंबर पढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये बेसिक स्ट्रेटजी है जिसने अभी पढ़ाई शुरू की है, जिसको महीने 2 महीने हुए हैं, 2 महीने बाद में ये प्लान चेंज हो जाता है पूरा। ये स्टार्टिंग के पहले 2 महीने से जो पढ़ाई कर रहे हैं, दो मैक्सिमम 2 या 3 महीने इसका सिलेबस नहीं हुआ है, आधा अधूरा हुआ, अभी तक 30% सिलेबस हुआ है, उन लोगों की ये स्ट्रेटजी है। अगर आप 2 से 3 महीने ऐसा करते हो तो फिर आपका सिलेबस पहुंच जाएगा 70% 80%, फिर हम उसको कुछ और ट्रैक पे लेके आएंगे, उसमें 2 बुक ऐड होगी, उसमें रिवीजन का क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, उसमें टेस्ट प्रैक्टिस का क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, उसमें क्वेश्चन निकालने की थोड़ी टेक्निक चेंज हो जाएगी। तो अभी ये इनिशियल यही है नए लोगों के लिए, पुराने वालों के लिए अलग बता दूंगा। तब तक